हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्वालिफाई विद एचएसएस क्लासेस में। आज आपको साइंस लेक्चर 1 के अंतर्गत फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा। आपके सिलेबस में साइंस पोर्शन में भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों विज्ञान पढ़ना है, जिसमें से आज आपको भौतिक विज्ञान पूरी तरीके से कवर किया जाएगा और बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में कवर किया जाएगा, जो आपके पेट के साथ साथ आरओ, एआरओ, एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहिए। तो आइए देखते हैं भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आपको पढ़ना है, देखिए सबसे पहला टॉपिक आपका लिखा हुआ है मापक यंत्र, आविष्कार एवं मात्रक। मापक यंत्र, आविष्कार एवं मात्रक, गति एवं गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण, कार्यशक्ति एवं ऊर्जा, तरंग एवं ध्वनि, विद्युत, चुंबक, पदार्थ, परमाणु, फ्लूइड प्रॉपर्टीज एवं परमाणु भौतिकी। तो शुरू करते हैं पहला टॉपिक अपना, मापक यंत्र, आविष्कार एवं मात्रक। देखिए मापक यंत्र एवं आविष्कार, यह आपको चैप्टर के अंत में पढ़ाऊंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, और मात्रक मैं आपको यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो मापक यंत्र एवं आविष्कार आपको चैप्टर के एंड में मिलेगा। तो मात्रक, मात्रक किसके होते हैं? जो मूल राशियां होती हैं ना, जो मूल राशियां होती हैं उन्हीं के क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। मूल राशियों के क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल को हिंदी में क्या कहते हैं? फंडामेंटल और बेसिक यूनिट को क्या कहते हैं हम? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक किन के होते हैं? मूल राशियों के होते हैं। तो हमारे पास तीन मूल राशियां थी, लेंथ, मास और टाइम। इनको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? लेंथ को बोलेंगे लंबाई, मास को हम हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान, और टाइम को हम हिंदी में बोलेंगे समय। ये तीन मूल राशियां हैं। इन तीन मूल राशियों के क्या थे? हमारे मूल मात्रक थे। तो ये तीन मूल मात्रक तीन सिस्टम में अलग अलग थे। जैसे सबसे पहला सिस्टम हमारा कौन सा था? सीजीएस या फ्रेंच सिस्टम। सीजीएस, सी का फुल फॉर्म हो गया सेंटीमीटर, जी ग्राम एंड एस सेकेंड। तो सीजीएस फ्रेंच सिस्टम में था। फ्रेंच सिस्टम में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर था, जो सीएम से दिखाया हुआ है। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम था, जो कि जी से दिखाएंगे हम, और समय का मात्रक सेकंड है, जो कि एस से दिखाया हुआ है। ये कौन से सिस्टम में था? सीजीएस सिस्टम में था, फ्रेंच सिस्टम में था। दूसरा हमारा सिस्टम आता है एफपीएस, इसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। फुट, पाउंड और सेकंड। एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकंड। तो फुट किसका मात्रक है? लंबाई का है, जिसे हम एफटी से दिखाते हैं। और पाउंड किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। और समय सेकेंड से दिखाया जा रहा है। ये हमारा एफपीएस सिस्टम में था। फिर आता है हमारा एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और समय का मात्रक है सेकंड। एमकेएस, एम मतलब मीटर, के किलोग्राम या सेकंड। इसी एमकेएस सिस्टम में तीन हमारे जो मूल मात्रक हैं, इनके साथ चार और ऐड कर दिए गए। कब ऐड किए? 1916 में। 1960 में एक कॉन्फ्रेंस होता है, उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जाता है कि जो एमकेएस सिस्टम है इसे हम क्या कर दें? एसआई सिस्टम बना दें, मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, इसे हम एसआई सिस्टम बना दें। तो इन तीन मूल मात्रकों के साथ या इन तीन मूल राशियों के साथ चार और मूल राशियां ऐड कर दी गई और इन्हें बना दिया गया एसआई सिस्टम। मतलब एमकेएस में कितना था आपका? 3 था, 3 थे, और इसमें 4 और ऐड कर दिया गया, तो टोटल हो गए 7। और इन 7 को हम बना दिए गए 7 मूल राशियां और उनके मूल मात्रक। तो ये 7 हमारी क्या हो गई? मूल राशियां। एमकेएस में 3 था, उसमें 4 और ऐड कर दिए। कब ऐड किए? 1960 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहीं पर ऐड किए। तो इन मूल राशियों के 7 हमारे क्या होंगे? मूल मात्रक होंगे। 7 मूल मात्रक होंगे। तो 3 तो आपको बता ही चुका हूं, लेंथ, मास, टाइम। 4 और कौन कौन से ऐड हुए? टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सस्टेन। टेम्परेचर को हिंदी में कहते हैं ताप, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हिंदी में कहते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और इलेक्ट्रिक करंट को आपको पता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हिंदी में कहते हैं पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ये 4 हमने मूल राशियां और ऐड की, और इनके जो यूनिट हो गए वही मूल मात्रा। तो लंबाई का हमें पहले ही पता है इनके सिस्टम में क्या होता था? मीटर, एम से दिखाते हैं। मास का किलोग्राम, जिसे हम केजी से दिखाते हैं। और टाइम का सेकंड, जिसे हम यस से दिखाते हैं। इसके बाद आगे टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? केल्विन में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, इसे हम किस में मेजर करते हैं? कैंडिला, सीडी से दिखाते हैं। विद्युत धारा, इसे हम किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। पदार्थ की मात्रा किस में मेजर करते हैं? मोल में। तो ये हमारी 7 क्या हो गई? मूल राशियां और इनके 7 मूल मात्रक। इनके अतिरिक्त 2 संपूरक मात्रक या कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी ऐड किए गए, 2 संपूरक। तो ये दोनों आपके कौन से हैं? संपूरक हैं।
जिसमें एक था एंगल, एंगल दो मतलब 2D होता है, एंगल 2D। यहाँ पे जो एंगल मेजर किया जाएगा वो रेडियन में, और जो सॉलिड एंगल मेजर किया जाएगा स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल 3D होता है, एंगल क्या होता है 2D होगा, सॉलिड एंगल आपका 3D होगा। जैसे मान लो कोई सरफेस है और वो सरफेस एक पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, तो सरफेस इस पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा वो 3D एंगल बनाएगा। कैसा बनाएगा? 3D एंगल बनाएगा। इसके बीच का जो एंगल होगा उसे हम स्टेरेडियन में मेजर करेंगे। ये सारे के सारे हमारी मूल राशियाँ हो गए, उनके मूल मात्रक हो गए। अब आता है लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और सब यूनिट ऑफ मीटर, मतलब मीटर का छोटा मात्रक कौन कौन सा होता है? तो मीटर का छोटा मात्रक होता है आपका, जैसे मीटर है, और मीटर का सब यूनिट मतलब उससे छोटा, तो सबसे बात करें तो सेंटीमीटर उससे छोटा है, और उससे छोटा कौन सा है? तो मिलीमीटर। उससे छोटा कौन सा है? तो माइक्रोन, जिसे हम म्यू से दिखाते हैं। उससे छोटा कौन सा है? तो नैनोमीटर। उससे छोटा कौन सा है? तो आंगस्ट्रॉन। और उससे छोटा कौन सा है? तो फर्मी। ये सारे क्या है? छोटे यूनिट हैं। तो अगर बात किया जाए 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में होगा कितना मीटर? 1/100, यानी कि 10 के पावर -2 मीटर। और बोला जाए 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1/1000। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि मतलब 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर? तो 1/1000, तो 10 के पावर -3 मीटर। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ माइक्रोन, यानी कि म्यू से दिखाते हैं इसे, तो कितना हो जाएगा? 10 के पावर -6 मीटर। और फिर बात करें नैनोमीटर की, तो 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10 के पावर -9 मीटर। एंड अगर बात करें हम 1 आंगस्ट्रॉन की, तो कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। और फर्मी की बात करें तो 1 फर्मी में होता है 10 के पावर -15 मीटर। ये सारे के सारे यूनिट क्या है? मीटर से छोटे हैं, लंबाई के छोटे मात्रक हैं, सब यूनिट ऑफ मीटर। अब बात करें मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर, मतलब लंबाई का बड़ा मात्रक, तो सबसे पहले आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे हिंदी में हम कहते हैं खगोलीय दूरी। इसे क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी। एग्जाम में पूछता है आपका खगोलीय दूरी क्या होता है, तो खगोलीय दूरी होता है मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। मतलब अगर आप यहाँ पे अर्थ बना दो, यहाँ पर सन बना दो, तो इन दोनों के बीच का जो मीन डिस्टेंस है उसे हम खगोलीय दूरी कहते हैं। इसे हम किससे दिखाते हैं? AU से दिखाते हैं। तो 1 AU मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितना होता है? तो 1.496 × 10 के पावर 11 मीटर। 1 EU में कितना होता है? 1.496 × 10 के पावर 11 मीटर। इसे हम बोलते हैं खगोलीय दूरी। दूसरा आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर की अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो क्या होता है लाइट ईयर? मैं इसे L.Y. से दिखा रहा हूँ। तो लाइट ईयर होता है कि जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो वैक्यूम में, प्रकाश वैक्यूम में, वैक्यूम मतलब हिंदी में निर्वात बोलते हैं, प्रकाश निर्वात में 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा, निर्वात में 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? लाइट ईयर। 1 वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा, जितनी दूरी तय करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश वर्ष। क्या बोलेंगे उसे हम? प्रकाश वर्ष। हिंदी में प्रकाश वर्ष और अंग्रेजी में लाइट ईयर। तो 1 प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, मतलब लाइट 1 साल में कितनी दूरी तय करता है, किसमें? निर्वात में। उसे हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष से बड़ा मात्रक होता है पारिसेक। इसे हम 1 पारिसेक में 3.26 लाइट ईयर होता है। अगर इसे मीटर में देखेंगे तो ये होता है 3.08 × 10 के पावर 16 मीटर। तो ये सारे हमारे मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर हो गए, लंबाई के बड़े मात्रक हो गए। फिर आता है सब यूनिट ऑफ किलोग्राम। किलोग्राम से छोटा मात्रक तो ये होता है ग्राम और मिलीग्राम। 1 kg में कितना ग्राम होता है? तो 1 kg में होता है आपका 1000 ग्राम। और 1 kg में कितना मिलीग्राम होता है? तो 10 के पावर 6 मिलीग्राम। और इसका अगर हम बड़ा यूनिट की बात करें, किलोग्राम से बड़ा, तो होता है क्विंटल। 1 क्विंटल में 100 kg और 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल, यानी कि 1000 kg। नॉन मीट्रिक यूनिट ऑफ मास, मतलब जो मीट्रिक से संबंधित नहीं है, तो एक होता है एटॉमिक मास यूनिट, जो एटम्स के लिए यूज किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट, तो एक एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कार्बन एटम का 12वां हिस्सा होता है। जैसे मान लो इसे हम एटॉमिक मास यूनिट को AMU से दिखाते हैं और U से दिखाते हैं। तो AMU 1 AMU इक्वल्स टू 1/12वां हिस्सा ऑफ कार्बन 12 एटम, मतलब कार्बन 12 एटम का जो वेट होगा उसका 12th पार्ट 1 AMU कहलाएगा। अगर इसे हम kg में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.66 × 10 के पावर -27 kg। ये नॉन मीट्रिक यूनिट है। इसके अलावा अगर हम सोलार मास की बात करें तो ये होता है 2 × 10 के पावर 13 kg। ये किसके लिए यूज होता है?
तो ये उपग्रहों के ग्रहों के वेट के लिए यूज होता है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा ये सारे के सारे कौन से यूनिट थे? ये सारे के सारे आपके फंडामेंटल यूनिट थे। फंडामेंटल यूनिट की डिफिनीशन की बात किया जाए तो क्या होता है फंडामेंटल यूनिट? तो फंडामेंटल यूनिट वो होता है जो अन्य किसी मात्रक पे निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो जो फंडामेंटल यूनिट होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। तो मूल मात्रक वो होते हैं जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात ये क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट अन्य किसी यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन डिराइव्ड यूनिट, इसको हिंदी में कहते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक अर्थात इसका मतलब होता है जो दूसरे से उत्पन्न हुए हों, जो दूसरे से उत्पन्न हुए हों। मतलब डिराइव्ड यूनिट वे यूनिट होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जो फंडामेंटल यूनिट से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? डिराइव्ड यूनिट। ये डिपेंडेंट होते हैं, किस पे होते हैं? फंडामेंटल यूनिट पे होते हैं। ये मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं, मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं। तो 7 मूल मात्रकों के अलावा अन्य जितने भी मात्रक हैं वो सारे के सारे क्या हैं? व्युत्पन्न मात्रक हैं। वो सारे के सारे डिराइव्ड मात्रक हैं। तो ये मूल मात्रकों से मिलकर बने हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे मान लो आपको क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, कोई रेक्टेंगल है या स्क्वायर है उसका हमें एरिया निकालना है। तो क्या होता है फार्मूला? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मतलब ये 2 मूल मात्रकों से मिलकर बना। इसी प्रकार से आयतन, मान लो आपके पास एक क्यूब है, उसका आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। अंग्रेजी में वॉल्यूम बोलते हैं। तो क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो क्या हो गया? लंबाई भी मीटर में देखते हैं, चौड़ाई भी मीटर में देखते हैं, ऊंचाई भी मीटर में देखते हैं, तीनों मिलकर क्या हो गया? मीटर क्यूब। मतलब एक ही मूल मात्रक को 3 बार यूज किया गया। इसी प्रकार से आपका आ जाता है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है? देखो, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये मास का यूनिट क्या हो गया? केजी। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो गया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो ये भी क्या है? व्युत्पन्न है। देखो, 3 मूल मात्रकों से मिलकर बन रहा है, इसे ही न्यूटन कहते हैं। इसके अलावा आता है आपका प्रेशर, जिसे हम दाब कहते हैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अभी आपने फोर्स का यूनिट निकाला है न्यूटन, और एरिया का भी निकाला था आपने मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी क्या है? एक व्युत्पन्न मात्रक है जो मूल मात्रक से मिलकर बन रहा है। इसी प्रकार से आपका आता है वेग या वेलोसिटी। तो वेग क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर में। समय को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से इनफाइनाइट व्युत्पन्न मात्रक हो सकते हैं, इनफाइनाइट व्युत्पन्न मात्रक हो सकते हैं। आप कोई भी फार्मूला उठा लो जो मूल मात्रकों से मिलकर बना है, तो आपका क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगर घनत्व निकाल लो, आप क्या निकाल लो? घनत्व। तो घनत्व क्या होता है? देखो, मास क्या होता है? मास यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है? आयतन इंटू घनत्व। आयतन इंटू घनत्व। तो घनत्व यहां से क्या हो जाएगा? देखो, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान किस में मेजर करते हैं हम? केजी में। आयतन किस में मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में। तो केजी पर मीटर क्यूब। ये क्या हो गया? घनत्व का मात्रक होते हैं। सारे के सारे व्युत्पन्न मात्रक है। आप इनफाइनाइट व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेक्टर एवं स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एवं स्केलर क्वांटिटी। तो क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़े। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरत पड़े तो हम क्या बोलते हैं? उसे सदिश राशि। हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश राशि। हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश। और स्केलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अदिश। तो नाम से ही क्लियर है, जिसमें दिशा हो वो सदिश है, जिसमें दिशा ना हो वो अदिश है। तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए वो क्या हो गया? सदिश। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका? अदिश। अब देखो, सबसे मेन चीज, जो आप 7 मूल मात्रक पढ़े वो सब के सब क्या हैं? अदिश हैं। सब के सब क्या हैं? अदिश हैं। जैसे मान लो आप दुकान पे जाओ, आपको चीनी खरीदना, तो कैसे खरीदोगे? बोलो 5 kg शुगर दे दो। तो 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है। ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। यहाँ पे कोई डायरेक्शन है? नहीं है। तो कैसी राशि हो गई? ये अदिश राशि हो गई। इसी प्रकार से आपको पूछे कोई आपकी हाइट कितनी है, आपने बता दिया 6 फीट,
तो क्या हो गया, लेंथ हो गया, इसे 6 फीट आपने बता दिया उसको, तो क्या हो गया, लेंथ हो गया। तो ये भी क्या है, एक अदिश राशि, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वांटिटी है। तो जहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी आएगी, डायरेक्शन नहीं आएगा, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, अदिश राशियाँ हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, सिर्फ मात्रा आएगा, तो वो क्या हो जाएंगी, अदिश राशियाँ हो जाएगी। आपके एग्जाम में पूछता है कि यह क्या है, तो सीधे से आप दिमाग में बिठा लो, जितने आपके मूल मात्रक हैं वो सब के सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं। चाहे वो लंबाई हो, लंबाई के लिए आप मीटर यूज करते हो, चाहे वो द्रव्यमान हो, द्रव्यमान के लिए आप केजी यूज करते हो, चाहे वो आपका समय हो, समय के लिए आप क्या यूज करते हो, समय के लिए क्या यूज करते हो, सेकेंड। इसी प्रकार से आपका तापमान हो, तापमान के लिए क्या यूज करते हो, टेम्परेचर के लिए आप डिग्री केल्विन या कई बार डिग्री सेंटीग्रेड भी यूज करते हो। इसके अलावा आपका और भी जितने भी आइटम, जैसे घनत्व है, इसमें कोई डायरेक्शन होगा, आप केजी पर मीटर क्यूब में दिखाओगे इसको, तो ये सारे के सारे क्या हैं, आपके अदिश राशियाँ हैं। अब बात आई सदिश राशि कौन कौन सी है, तो सदिश राशि में देखो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अभी विस्थापन हो गया, जिसे अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। विस्थापन क्या है आपका, सदिश राशि है। दूरी क्या है आपकी, अदिश राशि है। अगर यही कन्फ्यूजन है, अगर एग्जाम में पूछ ले दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगा, अदिश राशि हो जाएगी। दूरी में डायरेक्शन नहीं होता है, और विस्थापन में क्या होगा, डायरेक्शन होता है, किसी डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम में आपका पूछ ले कि अगर वेग या वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि है। वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, वेग। और अगर पूछ ले चाल यानी कि स्पीड, स्पीड क्या है, स्पीड अदिश राशि है। स्पीड क्या है, अदिश राशि है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि। कंफ्यूज नहीं होएगा, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, दूरी बटे समय, लेकिन इसमें डिस्टेंस, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। चाल में भी दूरी बटे समय है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता है। और यहाँ भी दूरी बटे समय है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन होता है। यहाँ भी दूरी बटे समय है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि है, और चाल क्या है, अदिश राशि है। इसके अलावा आपका आता है फोर्स। फोर्स क्या है, सदिश राशि है। फोर्स क्या है, सदिश राशि है। तो ये कुछ कुछ आपके सदिश और अदिश राशियां हैं। कुछ और राशियां जैसे मान लो आपके मास, टेम्परेचर, लेंथ, टाइम, डेंसिटी, ये सब क्या है, ये अदिश राशियां बता दी। इसके अलावा आपका क्या है, घनत्व भी हो गया, और स्पीड भी हो गया, टेम्परेचर भी, पोटेंशियल, स्पेसिफिक हीट, चार्ज, इलेक्ट्रिक पावर, स्पेसिफिक हीट, चार्ज, पावर, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। वर्क, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, कंफ्यूजिंग है ना ये थोड़ा, कि जैसे वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कहता है कि यह भी सदिश है, यह भी सदिश है, तो वर्क क्या है, तो वर्क एक अदिश है। वर्क अदिश है, एग्जाम में गलती मत करिएगा, वर्क आपका क्या है, अदिश है। पावर मतलब ऊर्जा, ये भी क्या है, अदिश है। चार्ज यानी कि आवेश, आवेश, इसे हिंदी में आवेश कहते हैं, ये भी क्या है, अदिश राशि है। तो गलतियां नहीं करेंगे आप। चार्ज अदिश राशि है, पावर अदिश राशि है, वर्क अदिश राशि है। इसके अतिरिक्त लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, घनत्व, ये सब क्या है, अदिश राशियां हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, जो आपका पोटेंशियल है वो भी क्या है, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैग्नेटिक एवं इलेक्ट्रिक, ये पोटेंशियल जो है ये भी क्या है, अदिश राशियां हैं। पोटेंशियल मतलब विभव, तो जो चुंबकीय और विद्युत पोटेंशियल है, विभव है, ये क्या है, अदिश राशियां। ये सारी की सारी आपकी क्या है, अदिश राशियां हैं। और सदिश राशियों की बात करें तो सदिश में आप देख ही चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी क्या है, सदिश राशि है। अगर आपसे त्वरण पूछे, त्वरण अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ये भी क्या है आपकी सदिश राशि है, त्वरण। इसके अलावा फोर्स हो गया, फोर्स के अलावा क्या होता है, बल आघूर्ण, या इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो बल आघूर्ण भी आपका क्या है, सदिश राशि है। और अगर आपसे पूछ ले टेम्परेचर ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब क्या है, तो ये सारे के सारे आपके सदिश राशियां हैं। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या है आपका सदिश राशि है। इसके अतिरिक्त आपका इम्पल्स, मतलब आवेग, ये क्या है, सदिश राशियां हैं। वेट मतलब भार, भार क्या होता है, mg, तो ये भी क्या है आपका सदिश राशि है। भार के अतिरिक्त आपका आ गया डाइपोल मूवमेंट,
ये भी क्या आपका सदिश राशियां हैं। तो इन्हीं में से पूछेगा, ज़्यादा नहीं पूछेगा। ज़्यादातर मेनली आपसे विस्थापन, वेग, वेलोसिटी, फोर्स, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, आवेग, भार, ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। अदिश में दूरी और चाल आता है, सदिश में वेग हो जाता है। यही जो चाल है यहाँ पे वेग होगा तो इसमें डायरेक्शन आ जाएगा, तो ये सदिश राशियां, इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गति एवं गति के नियम। तो गति देखो, गति मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी देखो दो होती है, एक होता है स्पीड जिसे हम कहते हैं चाल, ये क्या होता है, दूरी बटे समय। अगर परिभाषा की बात की जाए तो परिभाषा क्या हो जाएगा, इकाई समय में चली गई दूरी। इकाई समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, स्पीड। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है तो ये स्पीड क्या हो गया, अदिश राशि। और अगर हम बात करें वेलोसिटी यानी कि वेग, तो ये होता है इकाई समय में किसी दिए हुए दिशा में चली गई दूरी। इकाई समय में किसी दिए हुए डायरेक्शन में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेग। इसे हम इसके ऊपर एरो लगा देते हैं, मतलब ये क्या है, सदिश राशि है। तो इकाई समय में ये भी चलता है लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश राशि, वेलोसिटी। अब हमें मोशन को पढ़ने से पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा समझ लेना चाहिए। डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में यहाँ से यहाँ तक जो हम पहुँचे, ऐसे घूमते घामते कैसे भी करके पहुँच जाए, तो ये जो हमने मतलब यहाँ से चले, यहाँ से टहलते टहलते यहाँ आए, चाय पी लिए, यहाँ आए फिर खाना खा लिए, यहाँ फिर आए फिर से पानी पी लिए, तो ऐसे घूमते घूमते आए। तो ये जो है जो पाथ ट्रेवल हुआ है, क्या इसे बोलते हैं, इसे हम दूरी बोलते हैं। और बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। शॉर्टेस्ट मतलब कम से कम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, बी बाई डब्ल्यू मतलब बिटवीन है, बिटवीन टू पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर पॉइंट ए है और पॉइंट बी है तो इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, अगर सीधे जाएं तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। इसे हम बोलेंगे विस्थापन। देखो डिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं दूरी और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन। तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और दो बिंदुओं के बीच चली हुई दूरी को दूरी कहते हैं। मतलब आराम से चाहे कैसे भी जाओ, खूब घूमते घामते जाओ, तो उसे हम कहते हैं दूरी। अब देखो दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। देखो विस्थापन में डायरेक्शन होता है, विस्थापन में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। जैसे विस्थापन में आपको बोला पूरब की तरफ गए, पश्चिम की तरफ गए, तो वो क्या हो गया, आपका विस्थापन हो गया। और दूरी क्या होता है, दूरी में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो दूरी क्या है, आपका ऊपर बताया था मैंने, यह एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। देखो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो इट कंप्लीट पाथ, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए जितने भी रास्ते इसने चुने, कंप्लीट पाथ, ये जो ट्रेवल किया है क्या है, दूरी है। ये क्या है, दूरी है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ दो पॉइंट के बीच का, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट में पहुंचने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच पहुंचने के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, हम विस्थापन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। अब ये आपके दिमाग में कैसे हो सकता है, देखो दो पॉइंट हैं, आप इस पॉइंट से यहाँ तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किए पॉइंट ए से बी में, और फिर आप वापस यहाँ से यहाँ चले आए, तो इसमें डायरेक्शन लेता है। तो पहले आपका पॉजिटिव हो गया और फिर निगेटिव हो गया, दोनों मिलके क्या हो गया, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन लेता है। पहले हम पूरब की तरफ गए फिर पश्चिम की तरफ आ गए, तो सेम डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों मिलके जीरो हो गया। तो ये दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो तीनों हो सकता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, कौन, दूरी, और विस्थापन वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए आगे देखते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड मैंने आपको बताया है, स्पीड में क्या होता है, इकाई, स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल। ये होता है दूरी बटे समय। तो देखो
डिफिनीशन अगर देखी जाए तो इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड या चाल। इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, स्पीड या चाल। इसका मात्रक की बात करें तो दूरी का होता है मीटर और समय का होता है सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार से अगर वेग की बात करें मतलब वेलोसिटी की, तो यह भी होता है इकाई समय में चली गई दूरी, लेकिन इसमें क्या जोड़ देते हैं, दिशा, डायरेक्शन। इकाई समय में इस दिशा में चली हुई दूरी या किसी दिशा में चली हुई दूरी को क्या कहते हैं हम, वेग। तो इसमें डायरेक्शन ऐड हो जाता है, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट आता है लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन कौन सा होता है, जो वन डायमेंशन में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। और जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक सर्कल में होगा। कैसे होगा, एक सर्कल में होगा, लेकिन उसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्पीड कांस्टेंट होगा और एक सर्कल में होगा, उससे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो फिर नेक्स्ट आता है आपका फोर्स। अच्छा क्वेश्चन आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कोई बोले एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट या त्वरण कांस्टेंट नहीं होता है। त्वरण बदलता रहता है, त्वरण बदलता रहता है। क्या कांस्टेंट होता है, तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड कांस्टेंट होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में त्वरण बदलता रहता है और स्पीड कांस्टेंट होता रहता है। नेक्स्ट आता है फोर्स। फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स होता है F = मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है kg और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये दोनों मिला के जो यूनिट होता है उसे हम बोलते हैं न्यूटन। तो ये यूनिट कौन सा है, ये SI यूनिट है। कौन सा यूनिट है, ये SI यूनिट है। अगर आपसे पूछे फोर्स का या बल का या SI यूनिट का क्या है, तो न्यूटन भी लगा सकते हैं आप, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लगा सकते हैं। अब इसका अगर आपको CGS यूनिट पूछ ले, कौन सा यूनिट पूछ ले, CGS, तो देखो kg की जगह पे क्या हो जाएगा, kg की जगह हो जाएगा ग्राम, और मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकेंड की जगह सेकेंड ही रहेगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसे हम फिर क्या बोल देते हैं, डाइन। इसे क्या बोल देते हैं हम, डाइन, DYNE। तो एग्जाम में ये नहीं पूछता है डाइन, ये पूछता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। एग्जाम में पूछता है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है। फिर आता है टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, जैसे मान लो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे फिक्स है। यहाँ आप क्या कर दिया, आपने इसको फिक्स कर दिया, और यहाँ पे आप लगा रहे हो फोर्स। क्या लगा रहे हो, फोर्स। तो ये फोर्स को अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये इसका क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन हो गया। फोर्स को आगे बढ़ा तो क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर दूरी क्या लेंगे हम, लंबवत दूरी। इसे हम D से दिखा रहे हैं। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, इसे हम आघूर्ण भी बुलाते हैं, बल आघूर्ण भी बुलाते हैं। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, T = ये फोर्स जो लग रहा है F, और इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से लंबवत दूरी F × D। ये क्या हो गया, आपका टार्क हो गया। और इसकी मात्रक की बात करें तो F का मात्रक क्या हो गया, मतलब फोर्स का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, और टॉर्क का मात्रक हो गया, D के डिस्टेंस का मात्रक हो गया मीटर। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर। तो बल आघूर्ण, इसे हम बोलेंगे बल आघूर्ण, टॉर्क। तो टॉर्क हो गया फोर्स इंटू लंबवत दूरी। ये D कौन सी दूरी है, लंबवत दूरी है। तो न्यूटन मीटर इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी मैंने आपको पढ़ा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था इसमें स्पीड कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है। तो देखो होता क्या है, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये इधर मूव करने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। तो जब घूमेगा ना, तो इस ऑब्जेक्ट का क्या है, एक क्वालिटी है जिसकी वजह से ये सीधा भागने की कोशिश करेगा। ये हमेशा सीधा भागने की कोशिश करेगा, इसके टेंजेंट पे, इसके स्पर्श रेखीय सीधा भागने की कोशिश करेगा। तो जब ये सीधा भागेगा ना, तो इसको आपको मोड़ के इस तरफ ले आना है। किस तरफ ले आना है, इधर ले आना है। ठीक है, तो जब इधर ले आने के लिए हमेशा इस पर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एक बल लगेगा। इस पर हमेशा एक फोर्स लगेगा। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है ए, ये आपको सर्कुलर मोशन में चलाना है, ये सीधा जाना चाह रहा है, तो आप इसको जब मोड़ के इस तरफ ले आएंगे तो इस पर एक हमेशा फोर्स लगेगा सेंटर की तरफ।
हमेशा सेंटर की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। हमेशा जब इस पॉइंट पे जाए फिर बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, फिर आपको इसको मोड़ना है डायरेक्शन, तो हमेशा इसकी सेंटर की तरफ क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। और ये जो फोर्स लगेगा ना सेंटर की तरफ, इसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर अभिकेंद्री बल। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे, अभिकेंद्री बल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि केंद्र की तरफ है, अभिकेंद्री बल। जैसे देखो आप गाड़ी भी चला रहे हो ना, अगर आप कार चला रहे हो, ठीक है, अगर मान लो आप कार चला रहे हो, अब ये कार चला रहे हो, कार को आपको रोड पे क्या हो गया, मोड़ना पड़ गया, तो मोड़ने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को आपको सर्कुलर मोशन में चलाने के लिए हमेशा बाहर भागेगा, इसे अंदर मोड़ेंगे, अंदर मोड़ने के लिए केंद्र की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे हम बोलते हैं अभिकेंद्री बल, ठीक है। और इसीलिए वृत्तीय गति का कारण क्या होता है, अभिकेंद्री बल होता है। अब एग्जाम में ये पूछ लेता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रियल है या इमेजिनरी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है ये वास्तविक होता है, रियल होता है। ये क्या होता है, वास्तविक होता है। तो जो केंद्र की तरफ फोर्स लगता है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है mv²/r, mv²/r, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी है, v क्या है इसकी, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, कैसी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, r रेडियस है। चलिए ठीक है, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। तो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और यह रियल होता है, वास्तविक होता है। एग्जाम में पूछता है क्या सेंट्रीपिटल फोर्स वास्तविक होता है, तो हाँ ये वास्तविक होता है। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहीं पे समझ लीजिए। अब जैसे मान लीजिए आप, छोड़िए मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है और ये एक सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रहा है, ठीक है। सेंटर की तरफ जो फोर्स लगेगा उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे, और अवे फ्रॉम सेंटर, सेंटर से दूर जो फोर्स लगेगा उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, उसे हम अपकेंद्री बल बोलेंगे, अपकेंद्री बल, अपकेंद्री बल। अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, इसके लिए मैं आपको अलग एक लेक्चर ले आऊँगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अपकेंद्री क्या होता है और अभिकेंद्री क्या होता है। तो अपकेंद्री बल को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में पूछ सकता है क्या सेंटर से दूर होता है, सेंटर की तरफ होता है, तो ये सेंटर से दूर होता है, केंद्र से दूर होता है। अवे फ्रॉम सेंटर, केंद्र से दूर की दूर, केंद्र से बाहर, केंद्र से बाहर या दूर। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो केंद्र की तरफ होता है। ये जो है फोर्स, कैसा फोर्स है, यह सेंटर की तरफ है, इसे हम बोलेंगे अभिकेंद्री। तो अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स, इसे क्या होगा, ये टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ या केंद्र की ओर, केंद्र की ओर। और जो अपकेंद्री होगा वो केंद्र से दूर होगा। अब एग्जाम में पूछता है कि जब आप, जैसे मान लो आप एक बर्तन ले लिए, इसमें दूध ले लिए, क्या ले लिए, दूध, इसमें आप मथनी ले लेते हो, और मथनी को जब घुमाते हो तो जो मक्खन निकलता है वो किधर जाएगा, कौन से फोर्स की वजह से जाएगा, तो यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर आके, मतलब केंद्र से बाहर आता है मक्खन और इसकी दीवारों पे चिपक जाता है, इसकी दीवारों पे चिपक जाता है। तो पूछता है दूध से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में कौन सा फोर्स यूज होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होता है। अब पूछता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काल्पनिक फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है, काल्पनिक है। और जो अभिकेंद्रीय है या कि सेंट्रीपिटल है, ये क्या है, रियल है। और पूछे क्या दोनों की वैल्यू क्या है, तो दोनों की वैल्यू होती है mv²/r, चाहे वो सेंट्रीपिटल हो और चाहे सेंट्रीफ्यूगल हो। अच्छा एक और क्वेश्चन आता है, क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल एक्शन रिएक्शन है, तो नहीं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अभिकेंद्री और अपकेंद्री एक्शन रिएक्शन नहीं है। एक्शन रिएक्शन होने के लिए दो बॉडीज की आवश्यकता होती है, और ये एक ही बॉडी पे दोनों फोर्स लग रहा है। ये आपका एक बॉडी है, इसी पर सेंट्रीपिटल भी है और इसी पे सेंट्रीफ्यूगल भी है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल क्या एक्शन और रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो नहीं, यह एक ही बॉडी पे लगा है और ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। जो अभिकेंद्रीय है केंद्र की ओर होता है, और जो अपकेंद्रीय है केंद्र से बाहर होता है, और दोनों की वैल्यू mv²/r होती है।
तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल लिखा है, वह बल होता है जिसके कारण गतिशील बूंद केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। कहाँ से? केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह आभासी बल होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है आभासी बल होता है और वो वास्तविक होता है। केंद्रीय बल के समान विपरीत दिशा में कार्य करता है। जैसे एक बार फिर से समझाते हैं, कन्फ्यूजन एकदम दूर हो जाए। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, तो जो केंद्र की तरफ फोर्स होगा, जो केंद्र की तरफ होगा उसे क्या बोलेंगे हम? अभिकेंद्रीय, मतलब केंद्र की तरफ। और जो केंद्र से बाहर होगा उसे क्या बोलेंगे? अपकेंद्रीय। तो ये सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्रीय, बाहर की तरफ, और अंदर अभिकेंद्रीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ मोशन, इसमें पहला था फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मोशन। तो देखो सीधी सी बात है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा जब तक उस पर कोई अन्य कोई फोर्स लगा के उसे उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश ना करे। जैसे मान लो कोई बड़ा सा स्टोन है, तो ये स्टोन हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसे डिस्टर्बेंस ना क्रिएट किया जाए। तो अगर कोई वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। यही होता है लॉ ऑफ इनर्शिया और रेस्ट। जैसे अगर स्टोन है तो स्टोन रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रहेगा? अनटिल अनलेस कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसे मोशन में लाने की क्रिया ना की जाए। या फिर कोई अगर मान लो ऑब्जेक्ट है, मान लो एक कार है आपकी, और कार आपकी क्या कर रही है? मोशन कर रही है। तो ये हमेशा मोशन में रहेगी, ये रुकेगी नहीं जब तक कोई इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसे रोकने की कोशिश ना करे। तो आपके दिमाग में आएगा कि आपकी गाड़ी रुक कैसे जाती है? तो देखिए आपकी गाड़ी पे हमेशा एक कौन सा फोर्स लगा होता है? फ्रिक्शन फोर्स। क्या लगा होता है? फ्रिक्शन फोर्स। आपके गाड़ी के पहियों के बीच में और सड़क के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो आपके मोशन को हमेशा अपोज करता है। तो अगर आप नहीं भी कुछ करेंगे तो वो फ्रिक्शन फोर्स आपके धीरे धीरे उस कार को रोक देगा। लेकिन अगर यही फ्रिक्शन आप हटा दो तो यह गाड़ी लाइफ टाइम चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। अगर फ्रिक्शन हट जाए तो, अगर फ्रिक्शन हट जाए आपके बॉडी पार्ट्स के बीच में, एयर्स के बीच में, पहिए और सड़क के बीच में, तो यह कार हमेशा चलती रहेगी। तो अगर कोई वस्तु रेस्ट की स्थिति में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर मोशन की स्थिति में है तो मोशन में ही रहेगा, अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यही होता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड को एक्चुअली हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं, इसे फोर्स भी कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखिए मोमेंटम पहले समझ लेते हैं, मोमेंटम क्या होता है या फिर संवेग क्या होता है। तो संवेग होता है आपका द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान होता है केजी और वेग होता है मीटर पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट हो गई संवेग की, केजी मीटर पर सेकेंड। तो देखो संवेग परिवर्तन का दर, यही क्या होता है? आपका फोर्स होता है। जैसे मान लो कोई गाड़ी है, कोई कार है और ये मोशन कर रही है, ठीक है। इस पे आपने इसका जो पहले संवेग होगा, मान लो इसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो u है, तो मास हो गया m, इनिशियल वेलोसिटी u। थोड़ी देर बाद इस पे आपने एक फोर्स लगा दिया, इस पे ताकत लगा दी, इसको धक्का मार दिया, तो इसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई लेकिन मास तो वही है। जो स्पीड बढ़ गई तो अब इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो अब संवेग क्या हो गया? m इंटू वी। तो संवेग परिवर्तन का दर क्या होगा? तो संवेग परिवर्तन का दर होगा, ये जो बाद वाला संवेग है इसे हम बोलेंगे P2, और जो पहले वाला संवेग है इसे बोलेंगे हम P1। तो P2 माइनस P1 डिवाइड बाई समय, दर है ना, जब भी दर निकालना होता है तो हम समय से डिवाइड कर देते हैं, और इसकी जो वैल्यू आएगी यही हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ये होता है फोर्स, इसे हम न्यूटन से दिखाते हैं। तो संवेग परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं? फोर्स। ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट होता है न्यूटन। तो ये आपका सेकेंड लॉ है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि संवेग परिवर्तन का जो दर होता है, इसी के आधार पे क्वेश्चन है कि अगर जैसे क्रिकेट में कोई बॉल आती है, उसको कैच पकड़ना होता है, तो कैच पकड़ने के बाद हम बोलते हैं कि उस हाथ को पीछे ले आते हैं, हाथ को पीछे ले आते हैं। हाथ को कहाँ लाते हैं? पीछे लाते हैं। तो पीछे क्यों लाते हैं? तो देखो जो फोर्स होता है ना, वो फोर्स होता है m इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बटे टाइम, मतलब चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम। तो देखो जितना ज़्यादा समय तक वो आपके हाथ में रहेगा, फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए देखो टाइम नीचे है, अगर टाइम को बढ़ा दोगे, अगर आप टाइम को जीरो कर दोगे तो आपको बहुत तेज़ी से चोट लगेगा, लेकिन अगर टाइम को बढ़ा दोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर आप टाइम को यहाँ पे बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो आपको चोट कम लगेगी। इसीलिए हम बॉल को जब हाथ में आता है तो क्या करते हैं? बॉल को
पीछे की तरफ खींचते हैं। देखो संवेग का यहाँ परिभाषा भी लिखा हुआ है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और वेग v हो तो संवेग क्या होता है, p इक्वल्स टू m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू द्रव्यमान, इसे ही संवेग कहते हैं। आवेग की बात करें तो आवेग क्या होता है, जैसे मान लो कोई फोर्स बहुत कम अंतराल के लिए लगा, जैसे आप बल्ले से क्रिकेट खेलते हो तो बल्ले से बॉल को मारते हो, तो बॉल जो बैट पे हिट की, बॉल जो बैट पे हिट की तो कितने कम टाइम के लिए हिट करता है, तो जो सडनली हिट किया वो फोर्स, और कितने सेकंड के लिए हिट किया वो टाइम। तो फोर्स इंटू टाइम जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं, इसे इम्पल्स बोलते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन का होता है। जैसे मान लो आप दीवार पे अगर अपने हाथ को मारोगे तो क्या होगा, आपको भी चोट आएगा। तो एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, से क्या बोलेंगे हम, एक्शन रिएक्शन या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे रॉकेट है तो रॉकेट देखो, रॉकेट कैसे आता है, तो एक्शन रिएक्शन पे काम करता है, ये नीचे की तरफ अपना एनर्जी डालता है और ऊपर की तरफ मोशन कर जाता है। ये किसका एग्जांपल हो गया आपका, एक्शन रिएक्शन का। आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो आपको भी चोट आएगा, तो वो एक्शन और रिएक्शन है। फिर बात आती है फ्री फॉल, जैसे मान लो कोई चीज़ एक हाइट पर ले जाके, जैसे मान लो बहुत आप ऊंचे टावर पे चढ़ जाओ और टावर पे चढ़ के उसको छोड़ दो, जब छोड़ दोगे ना तो उसमें क्या होगा, लगातार उसकी स्पीड बढ़ेगी, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से, जी की वजह से, जिसका वैल्यू कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हर सेकेंड, जैसे मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है 0, तो हर सेकेंड एवरी सेकेंड इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी 9.8 मीटर। फिर अगले सेकंड, जैसे मान लो पहले सेकंड इतनी बढ़ गई फर्स्ट सेकंड में, सेकंड पे कितना हो जाएगा, ये फिर इतना बढ़ जाएगा। तो एवरी सेकंड इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, और कैसे बढ़ेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगी। इसे फ्री फॉल कहते हैं। अब आपके एग्जाम में आता है लिफ्ट से क्वेश्चंस आता है कि लिफ्ट में क्या होता है। जैसे मान लो आप लिफ्ट में जा रहे हो और ये लिफ्ट में आप खड़े हो, अब लिफ्ट में क्या हो, सडनली अगर लिफ्ट तेज़ी से ऊपर एक्सेलरेट, मतलब अगर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नीचे जा रहा है, अगर कांस्टेंट स्पीड से मतलब स्थिर गति से ऊपर नीचे जा रहा है तो आपके भार में कोई चेंज नहीं होगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर या नीचे जा रहा है तो नो चेंज इन योर वेट, आपके भार में आपके जो वेट है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर यही क्या हो, थोड़ा सा त्वरित स्पीड से, मतलब तेज़ी से कभी ऊपर नीचे आने जाने लगे, कभी झटके से ऊपर जा रहा है कभी झटके से नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, अगर झटके से ऊपर जाएगा तो आपके वेट में वृद्धि बढ़ेगी। अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, अगर ऊपर जाएगा तो आपके वेट में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी, वेट बढ़ा हुआ महसूस कर लेंगे। अगर झटके से नीचे आ रहा है तो आपके वेट में थोड़ी सी कमी महसूस होगी। और अगर सडनली इसमें जैसे वायर है पीछे, वायर अगर टूट जाए, वायर क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए, तो आपको वेटलेसनेस, भारहीनता का अनुभव होगा। क्या होगा, भारहीनता का अनुभव होगा। तो समझ में आ गया आपको। अगर कांस्टेंट स्पीड से ऊपर नीचे आ रहा है तो आपके वेट में कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज इन योर वेट। आपके एग्जाम में पूछता है अगर कोई लिफ्ट एक स्थिर गति से ऊपर या नीचे जा रही है, स्थिर गति से लिफ्ट ऊपर या नीचे हो रही है, स्थिर गति से लिफ्ट ऊपर या नीचे हो रहा है, तो क्या चेंज होगा आपके भार में, कोई चेंज नहीं होगा। आपका भार क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आपका भार क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। लेकिन अगर त्वरित गति से, अगर कोई लिफ्ट त्वरित गति से, मतलब हिंदी में उसे एक्सेलरेटेड बोलेंगे, त्वरित गति से ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड कभी कम हो रही कभी ज़्यादा हो रही है, ऊपर या नीचे हो रहा है, तो आपके भार में क्या चेंज होगा। तो अगर त्वरित गति से ऊपर जा रहा है कौन, लिफ्ट, अगर लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रहा है तो आपके वेट में वृद्धि होगी, और अगर त्वरित गति से लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो आपके भार में कमी महसूस होगी, आपके भार में कमी महसूस होगी। तो अगर त्वरित गति से लिफ्ट ऊपर जाएगा तो त्वरित गति से लिफ्ट ऊपर जाएगा तो आपके भार में वृद्धि होगा, और अगर त्वरित गति से लिफ्ट नीचे आएगा तो आपके भार में कमी महसूस होगी। और अगर लिफ्ट का अचानक वायर ही ब्रेक कर जाए, अगर लिफ्ट के पीछे रस्सी होती है वो टूट जाए तो आपको भारहीनता का अनुभव होगा। अगर लिफ्ट का वायर ब्रेक कर जाए, रस्सी टूट जाए, तो क्या होगा, भारहीनता का अनुभव होगा। क्या अनुभव होगा आपको, भारहीनता का। नेक्स्ट आता है आपका फ्रिक्शन, घर्षण। देखो घर्षण क्या होता है, घर्षण आपके मोशन को अपोज करता है। तो क्या घर्षण जरूरी है, नहीं जरूरी है,
घर्षण जरूरी है। अगर घर्षण जरूरी ना हो तो आप चल नहीं पाएंगे, अगर आप चल रहे हैं तो रुक नहीं पाएंगे, अगर आप फ्रिक्शन नहीं है तो ये कोई कहे कि फ्रिक्शन ना हो तो बहुत अच्छा है, तो ये गलत बात है। फ्रिक्शन होगा तभी आप चल पाएंगे, फ्रिक्शन होगा तभी आप रुक पाएंगे। देखो फ्रिक्शन हमेशा किसके अपोजिट होता है, तो मोशन के अपोजिट होता है। एग्जाम में क्या पूछ सकता है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू मोशन। मतलब ये हमेशा क्या होता है, गति के विपरीत होता है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगा रहे हो तो ये आगे की तरफ जा रहा है, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ है। तो इसके जिस तल पे रखा है, जिस सरफेस पे रखा है, उस सरफेस पे इन दोनों सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन, एक बल लगेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण। उसे क्या बोलते हैं, घर्षण। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। और यह बल का जो डायरेक्शन होगा ये आपके मोशन के अपोजिट होगा, मोशन के अपोजिट होगा, मोशन के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। लेकिन क्या यह बल के भी अपोजिट होता है? जैसे मान लो ये तो ऐसे इस प्रकार से फोर्स दिखा रहे हैं, आपका एक सर्कुलर टायर है, अब इस पर आप क्या फोर्स लगा रहे हो, तो ये फोर्स जब लगाओगे तो ये फोर्स कुछ इस तरीके से भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होगा। तो यह हमेशा बल के अपोजिट होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये हमेशा मोशन के अपोजिट होगा, ये हमेशा गति के अपोजिट होगा, ये जरूरी है। तो फ्रिक्शन हमेशा किसके अपोजिट होता है, गति के। गति के हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है। देखो 3 प्रकार का फ्रिक्शन होता है। एक होता है स्टैटिक, इसे हम हिंदी में बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। क्या बोलते हैं इसे हम, स्थैतिक। स्टैटिक यानी कि स्थैतिक घर्षण। और एक होता है फिर आपका लिमिटिक यानी कि सीमांत घर्षण, सीमांत घर्षण। और एक होता है डायनामिक यानी कि गतिक घर्षण। तो 3 प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं। अब देखो फ्रिक्शन को जानने के लिए हम एक ही एग्जाम्पल में आपको सब समझा दे रहे हैं तीनों को। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, रुका हुआ है, अभी स्थिर है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हो। तो जब फोर्स लगाओगे ना, जैसे फोर्स लगाओगे इसमें एक घर्षण लगेगा नीचे सरफेस के बीच में, लेकिन अभी ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, अभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। तो जब रेस्ट पे है तो जो घर्षण लगेगा उसे हम स्थैतिक घर्षण बोलेंगे। मतलब रेस्ट की स्थिति में जो घर्षण लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पोजीशन में जो घर्षण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, स्थैतिक घर्षण। रेस्ट पोजीशन में जो लगेगा, स्थिर अवस्था में जो घर्षण लगेगा उसे हम स्थैतिक बोलते हैं। अब आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो, इसको चलाना है ना, तो आप फोर्स और बढ़ाओगे, बढ़ाते जाओगे। जैसे मान लो आप पहले लगाया 5 न्यूटन, नहीं चला, फिर आपने लगा दिया 10 न्यूटन, नहीं चला, फिर आपने लगा दिया 15 न्यूटन। आप फोर्स बढ़ाते जा रहे हो। तो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो ना, स्थैतिक घर्षण की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे स्थैतिक घर्षण की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब यह फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा। और जैसे ही वो स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन के, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम वैल्यू को सीमांत घर्षण बोलते हैं। स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को, स्थैतिक घर्षण के अधिकतम वैल्यू को, अधिकतम मान को क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। तो देखो जैसे आपने 5 न्यूटन लगाया, ऑब्जेक्ट नहीं चला, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 5 न्यूटन। आपने 10 न्यूटन लगाया, फिर नहीं चला, तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब स्थैतिक घर्षण कितना हो गया, 10 न्यूटन। आपने 15 न्यूटन का बल लगाया और अब स्थैतिक घर्षण कितनी हो गई, 15 न्यूटन। लेकिन आपने जैसे 15 न्यूटन से 1 न्यूटन और बढ़ाया, 16 न्यूटन लगाया, ये ऑब्जेक्ट चलने लगा। ये क्या ऑब्जेक्ट चलने लगा, मतलब यहाँ पे जो फोर्स है अब स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गया, स्थैतिक घर्षण से ज़्यादा हो गया। तो ये जो मैक्सिमम 15 न्यूटन का जो है फ्रिक्शन, यही क्या हो गया, आपका सीमांत घर्षण हो गया, सीमांत घर्षण हो गया। और जैसे ही इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये ऑब्जेक्ट क्या आ गया, मोशन में आ गया। जैसे आपने 16 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। और जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया तो उस समय जो घर्षण होगा उसे हम गतिक घर्षण कहते हैं। तो आई थिंक तीनों समझ में आ गया होगा आपको। जैसे आप स्थैतिक घर्षण क्या होता है ना, फोर्स के साथ बढ़ता रहता है। जैसे आप 5 न्यूटन लगाया, नहीं चल रहा है अभी ऑब्जेक्ट, 10 लगाया नहीं चल रहा, 15 लगाया नहीं चल रहा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 5, 10, 15। लेकिन इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, उससे ज़्यादा लगाओगे तो ऑब्जेक्ट चल देगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। और जब चलने लगा ऑब्जेक्ट तो उस समय जो घर्षण लगेगा उसे हम गतिक घर्षण कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जी। जी एंड जी के बीच में क्या रिलेशन है, एक कैपिटल जी है और एक स्मॉल जी है। तो देखिए अगर कोई 2 ऑब्जेक्ट है, ब्रह्मांड में कहीं भी हो, 2 आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है।
एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लो आप m1 है, और एक ऑब्जेक्ट है आपका जिसका मास है m2 है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ना, उस अट्रैक्शन फोर्स F, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो इनके मास के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, m1 इंटू m2। जो अट्रैक्शन फोर्स होगा मतलब आकर्षण बल होगा इन दोनों के बीच में, उसके मास के गुणनफल के समानुपाती होगा। और इसके अलावा इन दोनों के बीच की दूरी अगर मान लो r है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r है, तो इनके डिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होगा, लेकिन वर्ग के 1/r²। तो इस आकर्षण फोर्स का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू G m1 m2 डिवाइड बाई r²। ठीक है, तो ये जो G आया कैपिटल G, इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या हो गया आपका, यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब जो आपके एग्जाम में आता है वो ये पूछता है कि कैपिटल G की वैल्यू जगह के साथ बदलती है क्या। जैसे मान लो कैपिटल G जो अर्थ पे है और जो कैपिटल G मून पे होगा तो क्या अलग अलग होगा, नहीं। ये बोल दिया यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये सार्वत्रिक नियतांक है, मतलब पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ G का वैल्यू क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। G हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि क्या कैपिटल G लोकेशन के साथ, स्थिति के साथ बदलती है, नहीं, G कहीं नहीं बदलती है, मतलब कैपिटल G, और ये हर जगह क्या होता है, स्थिर होता है। और इसकी वैल्यू कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो कैपिटल G हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब G स्मॉल g की अगर हम बात करें, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, तो स्मॉल g समय के साथ, सॉरी, स्थिति के साथ बदल जाता है। जैसे मान लो आपका अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। अब यह अर्थ है, अब यह अर्थ में ये इक्वेटर है, ये क्या है, इक्वेटर है जो मैंने लाइन खींची है, और ऊपर में क्या है, पोल है। तो जब आप इक्वेटर से मतलब भूमध्य रेखा, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से जब आप पोल की तरफ जाएंगे, किधर जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे। ऊपर नीचे क्या है, ध्रुव है, ऊपर आपका नॉर्थ पोल है और नीचे आपका साउथ पोल है, मतलब ऊपर उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आता है, जब आप भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चलते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चलते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ चलते हैं, तो G में क्या परिवर्तन होता है। तो एक बात जान लो, G की वैल्यू भूमध्य रेखा पे क्या होती है, मिनिमम होती है। क्या होती है, मिनिमम। मैं लिख रहा हूँ G मिनिमम। और जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो G की वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो G की वैल्यू क्या बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, और ध्रुवों पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो क्वेश्चन आता है कि G में क्या परिवर्तन होता है। तो जब हम पोल की तरफ जाते हैं, मतलब ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ से, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो G की वैल्यू बढ़ती है। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाते हैं तो G की वैल्यू बढ़ती है। अच्छा, G की वैल्यू जो मून पे होगी ना, वो अर्थ की वैल्यू का 6 हो, मतलब 1/6वां हिस्सा होगा। मतलब अगर यहाँ पे 10 है तो वहाँ पे 10/6 होगा, मतलब जो मून पे ग्रेविटी होगा वो अर्थ की ग्रेविटी का 6वां हिस्सा है। ऐसे क्वेश्चन आता है मरकरी यानी कि बुध, जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह पे G की वैल्यू क्या है, तो G की वैल्यू जो बुध पे है वो अर्थ की ग्रेविटी का 38% है। इसके अलावा अगर मान लो कभी क्वेश्चन आ गया कि घूर्णन गति से G पर क्या प्रभाव पड़ता है, घूर्णन गति से G की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो घूर्णन गति अगर बढ़ाओगे आप, घूर्णन गति अगर बढ़ेगी तो G की वैल्यू घटेगी, घूर्णन गति बढ़ेगी तो G की वैल्यू घटेगी। ऐसा क्यों होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप अलग से कमेंट करिएगा, इस पर मैं अलग से लेक्चर लेके आऊँगा। तो घूर्णन गति अगर बढ़ेगी तो G की वैल्यू घटेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। तो देखो, कार्य होने के लिए, वर्क होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है। अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होना मस्ट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होना मस्ट है। कार्य होने के लिए क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होना मस्ट है, मतलब बॉडी का मूव करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, वर्क का जो फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर दोनों मिला के होता है जूल। तो एग्जाम में पूछता है जूल किसका मात्रक है, SI यूनिट, तो यह वर्क का मात्रक है। यह SI यूनिट जो है वो जूल
किसका मात्रक है? वर्क का मात्रक है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। पूछता है 1 जूल में कितना अर्ग होता है, तो 10⁻7 अर्ग होता है। ये सब वर्क का मात्रक है। ये तो आपका सिंपल पढ़ लिया। लेकिन देखो वर्क इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? जैसे मान लो ये आपका एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो। क्या लगा रहे हो? फोर्स। और जब फोर्स लगाओगे तो ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन और बल के बीच का जो एंगल होता है इसे हम थीटा कहते हैं। विस्थापन और बल, एफ और एस। एफ से क्या दिखा रहा हूँ मैं? फोर्स को, बल को दिखा रहा हूँ। एस से किसको दिखा रहा हूँ? विस्थापन को दिखा रहा हूँ। तो विस्थापन और बल के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस थीटा बोलते हैं, उसका कॉस लेते हैं। तो फोर्स क्या होता है? W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब इसके 3 केस बनते हैं। केस नंबर 1, अगर कॉस की वैल्यू क्या कर दें हम? 0 कर दें। कॉस की वैल्यू 0 कर दें। कॉस 0 कितना होता है? 1। तो वर्क क्या होगा? मैक्सिमम। वर्क क्या हो जाएगा? F इंटू एस कॉस 0। कॉस 0 कितना हो गया? 1। तो क्या हो गया? F इंटू एस। ये क्या हो गया? मैक्सिमम। अगर कॉस 0 होगा तो वर्क क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो कॉस 0 का मतलब क्या है? मतलब बल, जो फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स लगाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मतलब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे तो आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वर्क मिलेगा। दूसरा केस आता है आपका, अगर कॉस क्या हो जाए? 180 डिग्री हो जाए। मतलब बल और प्रतिबल, सॉरी, बल और विस्थापन के बीच का कैसा एंगल हो जाए? 180 डिग्री। कॉस 180 हो जाए। कॉस 90, पहले 90 देखते हैं। कॉस 90 हो जाए। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे आप फोर्स इधर लगा रहे हो, लेकिन विस्थापन, बल इधर लगा रहे हैं, लेकिन विस्थापन, जिसको मैं एस से दिखा रहा हूँ, ऊपर की तरफ हो रहा है। विस्थापन ऊपर की तरफ हो रहा है। तो वर्क क्या होगा? तो वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू विस्थापन। देखो फोर्स और विस्थापन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो और कॉस 90 कितना होता है? 0। तो एफ इंटू एस इंटू कॉस 90। तो क्या हो गया आपका? 0। तो अगर बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण होगा, तो आपका वर्क क्या हो जाएगा? 0। वर्क क्या हो जाएगा? 0। और तीसरा केस आता है, अगर बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री एंगल हो जाए। बल और विस्थापन के बीच में 180, तो कॉस 180 कितना होता है? -1। अभी ये सबके एग्जाम्पल दूंगा कि ये कब होता है ये। तो कॉस 180 मतलब आप बल लगा रहे हो इस तरफ, फोर्स इधर लगा रहे हो, और विस्थापन उल्टा हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है। तो इस केस में जो वर्क होगा वो क्या हो जाएगा? कॉस 180 का -1 हो जाएगा, एफ इंटू एस, और कॉस 180 मतलब -1, तो क्या हो गया? माइनस एफ एस। अभी एग्जाम्पल्स कहाँ आते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे मान लो स्टेशन है, स्टेशन पे कूली है। स्टेशन पे कौन है? कूली। और कूली से आपने कहा कि भैया सामान उठाओ और पहुंचा दो। तो कूली ने क्या किया? सामान को उठा के सर पे रखेगा। सामान को उठा के सर पे रखेगा। तो देखो, जब ये सामान को उठा के सर पे रखा और चला, तो जब आगे की तरफ चलने लगा तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि कूली सामान उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, तो कितना वर्क हुआ? तो देखो, कूली जो जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी में जा रहा है, तो देखो इसके सर पे सामान रखा है, और सामान रखा है तो सामान का जो भार होगा नीचे की तरफ होगा। सामान का भार कहाँ पे होगा? नीचे की तरफ होगा। और इसका जो विस्थापन हो रहा है वो आगे की तरफ हो रहा है। तो देखो जो सामान है उस सामान का भार W नीचे की तरफ है और विस्थापन किधर है? आगे की तरफ है। तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया? 90 डिग्री। और मैंने बताया है जब 90 डिग्री होगा तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। वर्क क्या हो जाएगा? 0। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि सर पे रख कर सामान कूली जा रहा है तो कैसा वर्क होगा? 0। कूली अगर सर पे सामान रख कर जा रहा है, कूली सर पर सामान रख कर आगे बढ़ रहा है,
तो आगे बढ़ने पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचने में कितना वर्क हुआ? कूली सर पर सामान रखकर आगे जा रहा है, सामान रख कर आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो कैसा वर्क होगा? तो 0 वर्क होगा। लेकिन अगर पूछे सामान को उठाने में कितना वर्क हुआ, सामान को उठाने में कितना वर्क हुआ, तो देखो सामान को उठा रहा है, सामान को ये क्या कर रहा है? उठा रहा है, तो भार नीचे की तरफ लग रहा है और विस्थापन ऊपर की तरफ है। जैसे मान लो सामान ऊपर उठा रहा है तो विस्थापन ऊपर, जिसे हम एस नहीं एच से दिखाते हैं, और डब्लू नीचे, मास नीचे, इसका भार नीचे। तो सामान को उठा के और फिर सर पे रखेगा, तो सर पे जो उठाने में वर्क होगा, इसको उठा के सर पे रखेगा, तो यहाँ पे जो वर्क होगा वो होगा, वो क्या हो जाएगा? फोर्स डब्लू नीचे की तरफ mgh। तो देखो सामान को गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट उठा रहा है तो -mgh, ठीक है। तो जब भी अगेंस्ट द ग्रेविटी, सामान को उठाने में कितना वर्क होगा? -mgh, और सामान को लेकर आगे बढ़ रहा है, इसमें कितना वर्क होगा? तो 0। दो क्वेश्चन उठते हैं कि कूली सामान को सर पे उठाया तो कैसा वर्क होगा? -mgh, और सामान को सर पे रखकर आगे जा रहा है तो कैसा वर्क होगा? 0। ये बात हमेशा दिमाग में रखेंगे, ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। देखो वर्क हो गया, अब बात करते हैं पावर की। वर्क हो गया, अब हम बात करते हैं पावर की। तो पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में कितना काम किया गया, या फिर 1 मिनट में कितना काम किया गया। मतलब वर्क में जब हम टाइम से डिवीजन कर देते हैं तो क्या आता है? वो पावर हो जाता है। वर्क का यूनिट होता है जूल, और टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, इसे हम बोलते हैं वाट। इसे क्या बोलते हैं? वाट। जूल पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? वाट। तो वर्क पर यूनिट टाइम। और पावर का एक और फार्मूला होता है, जैसे मान लो वर्क को हम क्या लिखते हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और बटे टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। इसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो पावर का एक और फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो इसका यूनिट हो गया जूल, और जूल पर सेकेंड, इसे बोलते हैं वाट। तो पावर किस में मेजर करते हैं? वाट में। इसके कुछ अन्य यूनिट है, एग्जाम में पूछता है, देख लो। तो 1 हार्स पावर में कितना वाट होता है? एग्जाम में पूछता है, तो 746 वाट होता है, या फिर 0.746 किलो वाट। ये क्या है? पॉइंट कर दिया तो किलो वाट, वैसे 746 वाट होता है। नेक्स्ट आता है आपका एनर्जी। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। देखो तीनों चीज़ें हैं, वर्क, पावर, पीछे दिखा रहा हूँ, और एनर्जी। ये तीनों का तीनों क्या है? वर्क ही है। वर्क, पावर और एनर्जी तीनों का तीनों क्या है? कार्य ही है। अरे यहाँ पर कार्य कर रहे हो, और यहाँ पे कार्य में समय से डिवाइड कर दे रहे हो, ठीक है। और यहाँ पर कार्य करने की कुल क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कार्य क्या था? जूल था। यहाँ पे क्या हो गया? जूल पर सेकेंड यानी कि वाट हो गया। जूल पर सेकेंड यानी कि वाट, इसे क्या बोलते हैं? वाट। और यहाँ पे कार्य करने की क्षमता, तो इसमें क्या करते हैं हम? इसमें करते हैं वाट आया है तो वाट में, जैसे मान लो आपके पास काम कर रहे हो, आप 1 घंटे तक काम कर सकते हो, तो 1 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका यूनिट क्या हो गया? वाट आर। क्या हो गया? वाट आर, या फिर किलो वाट आर। समझ में आया? तो वर्क, पावर और एनर्जी तीनों में कार्य कर रहे हैं। इसमें कार्य में यूनिट टाइम में काम कर रहे हैं, पावर हो जा रहा है, और कितने देर तक काम किए तो वो एनर्जी हो जा रही है, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एनर्जी ऑफ पावर, तो कई बार कंफ्यूज करता है, क्या जूल कार्य का मात्रक है? तो हाँ है। तो क्या जूल एनर्जी का भी मात्रक है? हाँ है, क्योंकि वहाँ भी तो काम ही हो रहा है। तो जूल एनर्जी का भी मात्रक है और जूल कार्य का भी मात्रक है। अब कई बार जो हीट एनर्जी होती है ना, हीट एनर्जी किस में मेजर करते हैं? कैलोरी में मेजर करते हैं। कैलोरी में मेजर करते हैं। हीट एनर्जी किस में मेजर करते हैं? तो कैलोरी में मेजर करते हैं। और 1 कैलोरी में होता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी में कितनी ऊर्जा होती है? 4.18 जूल। और एटॉमिक जो पार्टिकल होता है, एटॉमिक पार्टिकल का किस में मेजर करते हैं एनर्जी को हम? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 10 के पावर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल। तो कैलोरी में कितना होता है? कभी एग्जाम में पूछ सकता है 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 4.18 जूल। और कैलोरी कहाँ पे यूज करता है? तो हीट एनर्जी को मेजर करने के लिए हम कैलोरी को यूज करते हैं। फिर आगे तरंग एवं ध्वनि। देखो
मेनली दो तरह की तरंगे होती हैं, दो तरह की तरंगे होती हैं, एक होता है अनुप्रस्थ और एक होता है अनुदैर्ध्य। ठीक है, अब जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, आइए आगे दिखा देते हैं, पहले आपको एक बार फिर बताते हैं, पहले डिफिनीशन दिखा देते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं, आपको समझने में ईजी हो जाएगा। देखो, अनुदैर्ध्य तरंगे सभी प्रकार के माध्यमों में चल सकती हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। अभी बताऊंगा क्यों। वायु तथा द्रवों में भीतर तरंगे उत्पन्न तरंगे सदैव अनुदैर्ध्य होती हैं। सदैव क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। ठीक है, देखो अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती है ना, जैसे मान लो एक स्प्रिंग है, क्या है? एक स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को जब आप खींचोगे ना तो इसमें कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखिए, ये कुछ जगह डेंस रहेंगी और कुछ जगह फैल जाएंगी। तो ये विरलन और संपीड़न की प्रक्रिया बोली जाती है। ये विरलन है और ये संपीड़न है। तो इस प्रकार से जो तरंगे होती हैं इसे हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। तो ये तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वो श्रृंग और गर्त बनाती हैं। जैसे मान लो ये आपका मीन हो गया और इसके ऊपर कुछ इस प्रकार से श्रृंग और गर्त बनाएंगी, इसमें हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे। तो ये आप अनुप्रस्थ तरंगे, ये आपकी अनुप्रस्थ तरंगे हो गई और ये आपकी कैसी तरंगे हो गई? अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगे हो गई और ये अनुप्रस्थ तरंगे। अब बात आती है कि अनुदैर्ध्य तरंगे कहाँ कहाँ हो सकती हैं। तो ये तीनों में हो सकती हैं, जैसे ठोस, द्रव और गैस। अनुप्रस्थ तरंगे कहाँ कहाँ हो सकती हैं? तो अनुप्रस्थ तरंगे द्रव में हो सकती हैं, लेकिन द्रव के ऊपरी सतह पे। जैसे मान लो ये आपका वाटर है, तो वाटर के ऊपरी सतह में आप पत्थर फेंकते हो तो लहरें ऐसे ऊपर नीचे उठने लगती हैं। तो क्या पूरे समुद्र का पानी ऐसे या फिर पूरे वाटर पर? नहीं, ये सिर्फ ऊपरी सतह में होती हैं, ये द्रव के ऊपरी सतह में होती हैं और नीचे नहीं होती हैं। कौन? अनुप्रस्थ तरंगे। जबकि ये जो विरलन संपीड़न वाला है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे, ये ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में हो सकती हैं। ठीक है, और वायु तथा द्रवों में, वायु तथा द्रवों के भीतर हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगे ही होती हैं। लेकिन अगर पूछे द्रव के ऊपरी सतह पर कौन सी तरंग होती है, तो द्रव के ऊपरी सतह पर अनुप्रस्थ तरंग होती है, लेकिन द्रव के भीतर कौन सी तरंग होती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश देखो इस प्रकार से चलती है, श्रृंग और गर्त में, तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। अगर एग्जाम में पूछे कि प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग है लेकिन कैसी है, तो अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ तरंगे केवल उन्हीं माध्यमों में जा सकती हैं जिनमें क्या होती है? दृढ़ता होती है। क्या होती है? दृढ़ता होती है। मतलब जैसे सारे ठोस हैं, सारे ठोस में कैसी तरंगे हो सकती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हो सकती हैं। सारे ठोसों में कैसी तरंगे हो सकती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हो सकती हैं। गैसें दृढ़ नहीं होती हैं, इसीलिए वहाँ पे अनुप्रस्थ नहीं हो सकती हैं। तो जहाँ पे दृढ़ता नहीं है वहाँ पे कौन सी तरंगे होंगी? वहाँ पे अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी। तो अनुप्रस्थ तरंगों के लिए क्या है? मीडियम का हमेशा ठोस होना जरूरी है। द्रव में अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ और सिर्फ उनकी सतह पर बनती है, उनके भीतर नहीं बनती है। अब कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू वेव, वो देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो ये आपकी तरंग है। ठीक है, कौन है? तरंग। तो ये मीन है, ये क्या पोजीशन है? मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम स्ट्रिंग, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। और नीचे वाले पोर्शन को गर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्त। तो स्ट्रिंग और गर्त, तो मैक्सिमम जो यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, ये यहाँ से इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है, और वेवलेंथ, वेवलेंथ जैसे ये देखो, फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ मैं अलग से चित्र में, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। दो, ठीक है, अब जैसे मान लो दो स्ट्रिंग या दो गर्त, जैसे मान लो दो स्ट्रिंग पकड़ लो, एक स्ट्रिंग ये और एक स्ट्रिंग ये, इसे अंग्रेजी में क्रेस्ट भी बोलते हैं। यहाँ से यहाँ के जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं? दो स्ट्रिंग या दो गर्त। या फिर अगर मान लो एक मैं गर्त बना दूँ यहाँ पे, और तो दो गर्त, तो दो स्ट्रिंग या दो गर्तों के बीच की दूरी क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। इसे किससे दिखाते हैं? लैम्डा से। अब बात करते हैं पिच की। देखो ये स्ट्रिंग और गर्त ये डिसाइड करते हैं पिच यानी तारत्व को। किसको? तारत्व, हिंदी में तारत्व बोलते हैं। अब जैसे मान लो अगर ये स्ट्रिंग और गर्त ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी हो तो उसकी पिच क्या होगी? हाई होगी। और अगर यही स्ट्रिंग और गर्त थोड़ा सा दूर दूर हो, इस प्रकार से हो, तो इसकी पिच क्या होगी? लो होगी। यहाँ पर पिच क्या होगी? हाई होगी। तो स्ट्रिंग और गर्त हाई, यहाँ पर लो। तो पिच को कौन डिसाइड करता है? तो जितना ज़्यादा आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच कम होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बात आता है मन में।
तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जैसे मान लो एक सेकेंड में कितनी बार यह साइकिल पूरा होगा। जैसे ये कंप्लीट साइकिल हो गया, अब ये कितनी बार हो सकता है, एक सेकेंड में कितनी बार हो सकता है, वही क्या है, फ्रीक्वेंसी है। मतलब यूनिट टाइम में कितनी बार यह अपनी साइकिल को पूरा कर सकता है, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब बात आती है टाइम पीरियड की। जैसे मान लो टाइम पीरियड जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आप गए और फिर यहाँ तो एक कंप्लीट साइकिल हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट साइकिल हो गया। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है उसे क्या बोलते हैं, हम टाइम पीरियड बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम टाइम पीरियड बोलते हैं। उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। क्वेश्चन में एग्जाम में कभी भी आता है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है। अगर फ्रीक्वेंसी को मैं स्मॉल एफ से दिखा दूँ और इसको टी से दिखा दूँ तो एफ इंटू टी, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होता है, 1 होता है। एफ और टी क्या होता है, 1 होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 होता है। तो एक सेकंड में जितनी बार वो अपनी साइकिल को कंप्लीट करेगा, एक सेकंड में कितनी बार वो साइकिल को, फ्रीक्वेंसी हो जाता है। और एक साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब कोई पूछ लेता है मैकेनिकल वेव क्या होता है। तो मैकेनिकल वेव कैन ट्रांसमिट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों में ट्रांसमिट कर सकता है। कौन कर सकता है, मैकेनिकल वेव। अब पूछता है ध्वनि। तो देखो ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए ध्वनि कैसी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। और ध्वनि का अलग अलग मीडियम में कभी स्पीड पूछ लेता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर में इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकेंड। और हर डिग्री तापमान बढ़ने के साथ, जैसे मान लो अभी 0 डिग्री है और आपने 1 डिग्री तापमान बढ़ा दिया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, तो उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड। कितनी बढ़ जाएगी, 0.61 मीटर पर सेकेंड। एयर में इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जाम में पूछ लेता है कभी, 25 डिग्री तापमान पे एयर में इसकी वेलोसिटी 343 और 0 डिग्री पे 332 है। कभी पूछ लेता है कि हीलियम का एयर में वेलोसिटी कितना है, तो 972, और फ्रेश वाटर में तो 1498, और ओशियन में 1531। ओशियन में इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है ध्वनि की, मतलब डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़े। सबसे ज़्यादा ध्वनि की वेलोसिटी कहाँ होती है, सॉलिड में होती है। ध्वनि की वेलोसिटी मैक्सिमम किस में होती है, तो ध्वनि की वेलोसिटी मैक्सिमम आपके सॉलिड में होती है। अब आयरन में इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 5130, और एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूछ लेता है सॉलिड, लिक्विड, गैस किस में ध्वनि की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो सॉलिड में होगी। देखो अब आयरन में कितनी है, 5130। अब एल्यूमिनियम भी एक सॉलिड है तो यहाँ पे 6420 है। देखो 20 फ्रीक्वेंसी, ध्वनि को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। किसमें, हर्ट्ज में। जैसे 20 हर्ट्ज से नीचे जो ध्वनि होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सबसोनिक या अपश्रव्य तरंगें। क्या बोलते हैं, अपश्रव्य तरंगें। और जितने भी बड़े जानवर हैं वो इसको वो करते हैं। जैसे गेंडा हो गया, हाथी, वेल मछली, विस्फोट, कोई विस्फोट हो रहा है तो वहाँ पे 20 हर्ट्ज के नीचे निकलेगा। और बिटवीन 20 एंड 2000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सोनिक होता है। ये ह्यूमन इसको सुन सकता है। इसे श्रव्य तरंगे कहते हैं। इसे सोनिक भी कहते हैं और श्रव्य भी कहते हैं। और जो 20,000 से ऊपर हर्ट्ज का जो ध्वनि निकलता है वो कौन कौन निकाल सकता है, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, घोड़ा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पराश्रव्य बोलते हैं। प्रबलता या तीव्रता के आधार पर ध्वनि को कैसे डिसाइड करते हैं, तो 15 से 20 डेसिबल को हम फुसफुसाहट कहते हैं, 30 से 60 डेसिबल को सामान्य बातचीत, 60 से 70 को जोर से बातचीत, और 100 से 120 डेसिबल को शोर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार 45 dB तक की जो ध्वनि होती है वो सामान्य एवं सुरक्षित है, और 75 डेसिबल के ऊपर जो ध्वनि होती है वो हानिकारक होती है। एग्जाम में पूछ लेगा 45 dB तक की ध्वनि WHO के अनुसार क्या है, सुरक्षित है, सामान्य सुरक्षित है, और 75 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि है वो हानिकारक है, और 150 डेसिबल से जो ऊपर है वो क्या है, पागल बना सकती है आपको। क्या बना सकती है, पागल। फिर आ जाता है आपका प्रेशर यानी कि दाब। तो दाब क्या होता है, दाब देखा जाए अगर तो दाब होता है आपका प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं हम, दाब। और इसका देखो फोर्स का मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसे हम और क्या बोलते हैं, पास्कल। इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल। तो फोर्स और
मीटर स्क्वायर, ये हो गया पास्कल। तो देखो जैसे प्रेशर बढ़ाते हो, एग्जाम में पूछता है प्रेशर एप्लीकेशन क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और इसीलिए पर्वतों पर क्या होता है, खाना देरी से पकता है, खाना देरी से पकता है। पर्वतों पर खाना देरी से क्यों पकता है? जैसे जब पर्वतों पे आप जाते हो तो प्रेशर कम हो जाता है, जब पर्वतों पे आप जाते हो तो प्रेशर क्या रहता है, कम हो जाता है, और जब प्रेशर कम हो जाएगा तो बीपी मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, और जब क्वथनांक कम हो जाता है तो फिर खाना देर से पकता है, ठीक है। और जब हम नीचे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं, तो प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो बीपी जाता रहता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो पूछे पहाड़ों पर खाना देर से क्यों पकता है? क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है, और क्योंकि उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। और इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो प्रेशर कुकर मैं लिख रहा हूँ PR मतलब प्रेशर, और कुकर में जो होता है प्रेशर ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। तो पहाड़ों पर खाना इसलिए देर से पकता है क्योंकि प्रेशर कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। देखो हमारे वायुमंडल में चारों तरफ हवा है, हमारे चारों तरफ क्या एयर है, और ये एयर हमारे ऊपर जो प्रेशर डालता है उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब। देखो वायुमंडलीय दाब को मेजर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था टोरिसिली। उनका नाम क्या था? टोरिसिली। तो टोरिसिली जी ने एक इन्वेंशन किया बारोमीटर का। किसका? बारोमीटर का। बारोमीटर का इन्होंने क्या किया? इन्वेंशन किया। बारोमीटर का जो इन्वेंशन किया, इसी से हम क्या मेजर किए हम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। किसको मेजर किए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। जो इन्वायरमेंट के चारों तरफ हवा, जैसे आप खड़े हो और आपके चारों तरफ आप अर्थ पे खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो? अर्थ पे। तो ये जो चारों तरफ एयर का एक इन्वेलप है, क्या है? एयर का एक इन्वेलप है, और ये इन्वेलप आपके ऊपर क्या डालता है? प्रेशर। क्या डालता है आपके ऊपर? प्रेशर। तो इसी प्रेशर को मेजर करने के लिए टोरिसिली साइंटिस्ट ने एक क्या किया? एक इन्वेंशन किया बारोमीटर का, ठीक है। बारोमीटर क्या होता है? एक इन्होंने परख नली ले ली। क्या ले ली? परख नली ले ली, और इसमें मरकरी भर दिया इन्होंने। क्या भर दिया? मरकरी भर दिया। इस पे ऊपर अंगूठा लगा लिया, हाथ लगा लिया, फिर इसको एक जार ले लिया, जार में भी पूरा क्या भर दिया? मरकरी भर दिया, और इस मरकरी में भी इसको लाके इन्होंने पलट दिया। क्या किया? पलट दिया, ठीक है। तो इसमें पूरा भरा था, तो इसका लेवल थोड़ा सा गिर गया, तो देखो यहाँ भी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायु का दाब है। और इस जो लेवल गिर गया, ये लेवल जो गिर गया, यहाँ भी क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इन्होंने निकाला ये जो हाइट है ना, ये जो हाइट है, लेवल जितना उठा हुआ है, जो हाइट है, यही क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इन्होंने यहाँ से बारोमीटर से मेजर किया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जब इन्होंने मेजर किया तो इन्होंने निकाला कि पारा का 760 mm जो हाइट होगा, पारा मतलब एक ट्यूब में अगर आप पारा भर रहे हो, एक ट्यूब में क्या ले रहे हो? आप पारा ले रहे हो, और इस ट्यूब में जो 760 mm तक 760 mm तक जो पारा होगा, इस पारे का जो प्रेशर होगा वही क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। क्लियर है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 ऑफ Hg, या फिर 0.76 मीटर ऑफ Hg। मीटर में देखेंगे तो 0.76, और mm में देखेंगे तो 760। और अगर इस पारे के जगह पे पानी भर दे तो क्या होगा? तो ये 10.3 मीटर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए पानी नहीं यूज़ करते हैं हम, क्या यूज़ करते हैं? पारा यूज़ करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? तो 760 ऑफ Hg। अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1013 बार, या 101.32 किलो पास्कल। एग्जाम में क्या पूछता है? कभी कभी पूछ लेता है एक बार में कितना पास्कल होता है, तो 10⁵ पास्कल होता है। और एक टॉर कितना होता है? 1 mm ऑफ Hg। उनके नाम पे ही है, टोरिसिली साइंटिस्ट के नाम पे इसका है टॉर। तो बात समझ में आ गया? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? जो पारा का जो हाइट है, ये 760 mm ऑफ Hg। और देखो एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि ये जो पारे का लेवल है, अगर इसमें सडनली क्या हो जाए? सडन फॉल हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? तूफान आने वाला है, आंधी आने वाला है। सडन फॉल हो तो मतलब तूफान आने वाला है, इसका लेवल। और अगर इसमें धीरे धीरे फॉल हो तो क्या हो? बारिश आने वाली है, ठीक है। और इसमें अगर राइज होने लगे तो क्या है? मतलब साफ मौसम है। और अगर ज़्यादा राइज होने लगे, इसका मतलब क्या? सूखा पड़ने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? देखो विद्युत का प्रवाह। जब देखो दो पॉइंट्स के बीच में जो आवेश होते हैं ना, आवेशों का जो प्रवाह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और एक दो प्रकार की होती है, एसी करंट और डीसी करंट। एसी करंट और डीसी करंट। देखो एसी और डीसी में अंतर देखें तो एसी और डीसी में जो मेन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? एसी डीसी। तो एसी और डीसी, तो एसी में क्या होता है? धारा का जो मान होता है ना, वो दिशा समय के साथ बदलते रहते हैं। इसे हम अल्टरनेट करंट भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम?
अल्टरनेट करंट, या फिर इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। इसे क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। ये देखो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनता है, क्योंकि देखो कभी ऊपर है कभी नीचे, कभी ऊपर है कभी नीचे, क्या है, अल्टरनेट करंट है। इसे दिशा समय के साथ बदलता रहता है। इसका देखो डायरेक्शन कभी ऊपर है कभी नीचे है, कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो समय और डीसी जो होता है ना, जो दिष्ट धारा होती है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा। इसका अगर ग्राफ यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये सीधा होता है, ये समय के साथ बदलता नहीं है, ठीक है, ये समय के साथ नहीं बदलते हैं। अब एसी का उत्पादन कैसे करते हैं, तो अल्टरनेटर से करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का उत्पादन अल्टरनेटर से करते हैं, अल्टरनेटर से करते हैं। और डीसी का कैसे करते हैं, तो उत्पादन जनित्र से करते हैं, डायनमो द्वारा किया जाता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होएगा। एसी का उपयोग कहाँ करते हैं, घरों में, दुकानों में, कंपनियों में जो होती हैं वो आमतौर पे एसी करंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पंखा, टीवी आदि में होता है। डीसी कहाँ पे, बहुत सारे जैसे बैटरी, खिलौना, घड़ी आदि में होता है। अब अधिकतम उत्पादन किसका किया जाता है एसी में, एसी में अधिकतम उत्पादन आप 33,000 वोल्ट तक कर सकते हैं। और डीसी का अधिकतम उत्पादन कितना कर सकते हैं, तो 650 वोल्ट तक कर सकते हैं। करंट को जैसे बदला कैसे जाता है, अगर मान लो कोई पूछे एसी को डीसी में कैसे बदलेंगे, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए, एसी को डीसी में बदलने के लिए हम डायोड का प्रयोग करते हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डायोड, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। और डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। डीसी को एसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। देखो जनरेटर होता है, क्या होता है, जनरेटर होता है। और वो जनरेटर जो होता है एसी और, चलो उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। कई बार आपसे पूछता है कि विद्युत धारा या फिर धारा इक्वल्स टू क्या होता है, धारा इक्वल्स टू, देखो क्यू मतलब क्या है, चार्ज, क्यू मतलब क्या है, चार्ज, और टी मतलब क्या है, टाइम। तो विद्युत धारा क्या होता है, चार्ज बटे समय, चार्ज बटे समय, आवेश बटे समय। आवेश बटे समय को हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। आवेश बटे समय को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। और करंट, यहाँ पे आई क्या है, करंट है, और क्यू क्या है, चार्ज है, टी क्या है, टाइम है। तो धारा क्या होता है, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। आवेश बटे समय को हम क्या बोलते हैं, आवेश बटे समय को बोलते हैं हम, जो हो गया आवेश, अंग्रेजी में लिखा हुआ क्यू, जिसे हमने क्यू लिखा हुआ है, और बटे समय, इसे हम बोलते हैं धारा, ठीक है। आई करंट है, क्यू चार्ज है, टी टाइम है। नेक्स्ट आता है कुलाम का नियम। कुलाम का नियम क्या है, कुलाम का नियम भी ऐसे ही है, जैसे मान लो दो आवेश हैं, दो क्या है, चार्ज हैं, दो चार्ज हैं, ठीक है। एक मान लो Q1 है और एक Q2 है, दो चार्ज हैं Q1 और Q2। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, R। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, R। तो बोलता है कि कुलाम साहब ने कहा है कि अगर दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन, कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो उस जो फोर्स की वैल्यू होगी ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 इंटू Q1 के, सॉरी Q2 के। और जो फोर्स की वैल्यू होगी, दिस इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। और जो फाइनल फार्मूला निकल के आया गुलाम साहब का, वो क्या निकल गया, जो फोर्स आया वो क्या आ गया, के क्या कांस्टेंट है, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। इसे हम क्या बोलते हैं, कुलाम्बिक फोर्स। इसे क्या बोलते हैं, कुलाम्बिक फोर्स। नेक्स्ट आ गया विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की अगर बात करें तो पोटेंशियल होता है कार्य बटे आवेश। विभव क्या होता है, कार्य बटे आवेश। विभव क्या है, कार्य बटे आवेश। विभव इक्वल्स टू कार्य बटे आवेश। ओम का नियम। ओम का नियम से कुछ नहीं पूछता, पूछता है क्या इसका है स्टेटमेंट, तो V इक्वल्स टू आई आर। ओम के नियम में क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। V क्या है, तो पोटेंशियल है, ये क्या विभव है, I क्या है करंट है, R क्या है रेजिस्टेंस है। V इक्वल्स टू आई आर, यही क्या ओम का नियम है। V क्या विभवांतर है, I क्या है करंट है, I एम्पियर, R क्या रेजिस्टेंस है। देखो रेजिस्टेंस को जब बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो क्या, धारा के मार्ग में रुकावट आएगी, धारा के मार्ग में रुकावट आएगी। और इसी बेस पे कुछ एप्लीकेशन है, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के बेस पे क्या है एप्लीकेशन है। जैसे मान लो क्या आपके पास बल्ब है, क्या है बल्ब। बल्ब में आप कैसी वायर लगाते हो, टंगस्टन का वायर लगाते हो। एक बल्ब है और बल्ब में कैसी वायर लगी होती है, टंगस्टन की वायर लगी होती है। अब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जब इसमें आप इलेक्ट्रिक फ्लो कराते हो तो इसमें हीट बढ़ जाती है। क्यों, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस करंट को जाने नहीं देता है, तो इसमें हीट बढ़ जाती है। और क्या होती है, जब ज़्यादा हीट बढ़ जाती है तो ये साइन करने लगता है, और साइन करने लगता है तो चारों तरफ आपको लाइट मिलता है। और इसमें कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन, नियॉन, नाइट्रोजन, क्रिप्टॉन, ये सारी क्या होती हैं, गैस होती हैं। सारी की सारी क्या है, अक्रिय गैसें हैं। कैसी गैसें हैं, अक्रिय गैसें, इसके अंदर भरी होती हैं। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है, अक्रिय गैसें हैं। क्या कैसी गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं।
ये सब भरी होती है बल्ब के अंदर। इसी प्रकार से फ्यूज़, फ्यूज़ क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। आपके घरों में फ्यूज़ लगा होता है, जैसे कभी कभी बिजली ज़्यादा आ गई तो क्या होता है, पिघल जाता है वो। तो फ्यूज़ में पूछता है कैसा होता है, वो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और देखो इस रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट जनरेट होता है उसका फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। जो हीट जनरेट होती है उसका फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। मतलब हीट उतना ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा आप रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे। आई क्या करंट है, उसमें बहने वाला करंट है, और आर क्या रेजिस्टेंस है, और टी है टाइम। तो जितना ज़्यादा समय तक जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा उसमें हीट होगी। फिर एक फार्मूला होता है पावर का। पावर क्या होता है, वी इंटू आई। पावर क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं उसमें पावर क्या है, वी मतलब वोल्टेज, और आई मतलब करंट मतलब एम्पियर। तो वोल्टेज इंटू एम्पियर। और आई की जगह पे अगर हम वी की जगह पे क्या रख दें, आई आर, तो आई इंटू आर यहाँ पे रख दें, फिर यह होगा आई। तो एक और फार्मूला निकल जाता है आपका, आई स्क्वायर आर। क्या निकल जाता है, आई स्क्वायर आर। तो पावर का ये भी फार्मूला होता है। अब देखो एसी और डीसी जनरेटर में कुछ अंतर है, तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। एसी और डीसी जनरेटर में जो अंतर होता है उससे मेन एक ही चीज़ जान लो कि एसी जनरेटर के पास कम्यूटेटर नहीं होता है। एसी जनरेटर के पास क्या नहीं होता है, कम्यूटेटर नहीं होता है। और डीसी जनरेटर के पास क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। और ये कम्यूटेटर का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को, किसके करंट के डायरेक्शन को वन डायरेक्शन में करने के लिए। तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, कम्यूटेटर होता है, और एसी में नहीं होता है। और उसके अलावा एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होता है। एसी जनरेटर में क्या होता है, स्लिप रिंग होता है। और डीसी जनरेटर में क्या होता है, स्प्लिट रिंग होता है। स्लिप रिंग मतलब पूरा कंप्लीट है एक रिंग, और स्प्लिट रिंग मतलब आधा आधा है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, स्प्लिट होता है। ये इसमें मेन डिफरेंस होता है। फिर आ गया उत्प्लावन। अब थ्रस्ट। अब थ्रस्ट की बात करें, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप किस में डिप कर रहे हो, पानी में डिप कर रहे हो। किस में डिप कर रहे हो, पानी में या लिक्विड में, किसी फ्लूइड में। तो जब इस लिक्विड में आप इस किसी भी ऑब्जेक्ट को डिप करोगे ना, तो यह इसका भार नीचे की तरफ काम करेगा, डब्लू नीचे की तरफ काम करेगा, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। इसे हम एफ बी से दिखा रहे हैं। इसी फोर्स को हम अपथ्रस्ट फोर्स या फिर उत्प्लावन बल या फिर बॉयंसी फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स या बॉयंसी फोर्स या उत्प्लावन बल बोलते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी लिक्विड में डालते हैं, किसी फ्लूइड में डालते हैं, तो फ्लूइड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, उसे ही हम अपथ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये जितना भी पानी, जैसे मान लो इसका ये ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, अब ये अपने वॉल्यूम के बराबर, अपने आयतन के बराबर का पानी नीचे से हटा देगा। तो अपने नीचे का जितना पानी हटाएगा, उसी पानी का वेट जो होगा ना, वही उसके फोर्स की वैल्यू के बराबर होगा। समझाएंगे, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जैसे मान लो ये जब नीचे जाएगा, डिप होगा, तो अपने बराबर इतना पानी हटा देगा। तो इस पानी का जो वेट होगा, इसी पानी का जो वेट होगा ना, वही क्या होगा, इस पर लगने वाला बल होगा। ठीक है, जैसे इसका वेट कैसे निकालेंगे, तो इस पानी का वॉल्यूम निकालेंगे और उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसमें जी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रो जी वी, वही उसका क्या होगा, रो जी वी, वही क्या होगा, उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल होगा। फिर आता है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, जैसे मान लो आपके पास कोई एक लिक्विड है, जैसे मान लो आपके पास पानी है। पानी में आप देखते हो कभी कभी आप क्या करते हो, कोई आपने एक मान लो सुई डाल दी, वो आपने उसको खड़ा ना डाल के हॉरिजेंटल डाल दी, क्षैतिज डाल दी, तो उस पर रुक जाता है। क्यों रुकता है, क्योंकि उसका जो पृष्ठ है, जो पानी का जो सरफेस है, आपस में क्या करता है, उसको खींचा रहता है। जैसे ऊपर के मॉलिक्यूल्स को नीचे के मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचे रहते हैं, तो उसमें डीप नहीं होता है। उसी क्या होता है, सरफेस टेंशन बोलते हैं, पृष्ठ तनाव बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। लेंथ मतलब कितनी लंबाई है उसकी, इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन बटे मीटर। घनत्व एवं आपेक्षिक घनत्व। वो घनत्व क्या होता है, तो घनत्व मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ। घनत्व क्या होता है, मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम, मास बटे वॉल्यूम। मास का क्या होता है केजी, और वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब। अगर बात करें आपेक्षिक घनत्व की, किसकी बात करें हम, आपेक्षिक घनत्व की, तो आपेक्षिक घनत्व, जैसे कोई भी घनत्व आपको पता है, उसमें वाटर के घनत्व से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, जैसे मान लो कोई भी आपको डेंसिटी पता है, तो उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, तो हमें क्या निकल जाएगा, आपेक्षिक घनत्व निकल जाएगा। जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट का कुछ भी घनत्व आया, मान लो एक्स आया, वाटर का घनत्व कितना होता है, तो 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्या होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपेक्षिक घनत्व मिल जाएगा। श्यानता, विस्कोसिटी, जैसे मान लो बहुत सारे लेयर्स हैं, बह रहे हैं आपस में, ठीक है। मान लो पानी बह रहा है, क्या बह रहा है, पानी बह रहा है,
ठीक है। तो पानी बह रहा है तो ये लेयर बाय लेयर बहता है, तो ठीक है। तो दो सतहों के बीच में, जैसे मान लो ये ऊपर वाला लेयर आगे बढ़ रहा है तो नीचे वाला लेयर इसको रोकने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो दो सतहों में जो फोर्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है, जैसे मान लो टाउ इज इक्वल्स टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। तो क्या होता है, म्यू क्या है, विस्कोसिटी है। म्यू क्या है, विस्कोसिटी है। तो देखो म्यू जितना ज़्यादा होता है, म्यू जितना ज़्यादा होगा उनके बीच में फोर्स उतना ज़्यादा होगा। दो लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पानी जो या फिर कोई भी लिक्विड है जो बह रहा है, कोई फ्लूइड बह रहा है, तो उसके आपसी सरफेसेस के बीच में जो उनके मोशन को अपोज करता है, विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। और म्यू जितना ज़्यादा होगा उनके बीच लगने वाला बल उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। म्यू जितना ज़्यादा होगा उतना फ्लो क्या होगा, टफ होगा। फ्लो क्या होगा, मुश्किल होगा। इसलिए देखो पानी से ज़्यादा फ्लो होता है ऑयल का। अरे ऑयल में क्या होता है, विस्कोसिटी ज़्यादा होती है इसलिए फ्लो धीमा होता है। पानी में विस्कोसिटी कम होती है तो फ्लो तेज होता है। कैपिलरी एक्शन, देखो जैसे मान लो ये क्या आपके पास लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। इस पर आपने क्या डाल दिया, एक ट्यूब डाल दिया। क्या डाल दिया, ट्यूब डाल दिया। तो देखोगे आप धीरे धीरे पतला ट्यूब होना चाहिए। अगर धीरे धीरे क्या, पानी का लेवल ऊपर बढ़ गया, पानी का लेवल ऊपर बढ़ गया, तो किसकी वजह से होता है, कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है। क्या होता है, एडहेसिव फोर्स। जब एडहेसिव फोर्स यानी कि एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है तो क्या होता है, पानी का लेवल ऊपर उठने लगता है, ठीक है। जब एडहेसिव फोर्स, और एक होता है कोहेसिव फोर्स। तो सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिक्विड है तो लिक्विड के अपने मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। लेकिन इस परखनली जो ट्यूब आपने डाला है और इसमें पानी और परखनली के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, एडहेसिव फोर्स होगा। तो जब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है तो पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। इलास्टिसिटी या प्रतिबल, इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्थता। देखो एक थे हमारे हुक, साइंटिस्ट थे, कौन थे, हुक साहब ने बताया कि जैसे मान लो एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप खींच रहे हो, एक लिमिट तक जैसे किसी ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, खींच रहे हो, तो वहाँ से जब आप छोड़ोगे ना तो वापस अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब उस लिमिट तक हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं, जैसे मान लो एक लिमिट तक, या जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, विकृति बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, विकृति बढ़ेगी। हुक साहब ने बताया कि अगर एक लिमिट तक, एक पॉइंट तक उसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, फोर्स बढ़ाने पे विकृति बढ़ेगी। मतलब फोर्स क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस विकृति के। तो यहाँ से निकल के आ जाता है यंग मॉडुलस, या फिर ई क्या हो जाता है, स्ट्रेस बटे या फोर्स बटे विकृति, बल बटे विकृति। अब यही चीज़ अगर मान लो एक एक्सिस में हो जाए, ये ऑब्जेक्ट है, इससे आप कैसा फोर्स लगा रहे हो, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो। कैसा फोर्स लगा रहे हो, टेंसाइल फोर्स। तो जब टेंसाइल फोर्स लगाते हो उसे ही बोलते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंसाइल फोर्स अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ये आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम है। इसको जिसको समझना होगा आप कमेंट करिएगा, मैं अलग से समझा दूंगा। ये स्ट्रेस है हो गया और ये स्ट्रेन हो गया। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन मतलब प्रतिबल और विकृति का डायग्राम है। मतलब एक पॉइंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पॉइंट बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट तक जब भी आप फोर्स लगाते हो तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। तो इस पॉइंट तक आपका जो फोर्स लगता है वो विकृति के समानुपाती होता है। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे विकृति बढ़ती चली जाएगी। और फिर फोर्स और विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था गुणांक, ई से दिखाया हुआ है। तो फोर्स मतलब प्रतिबल बटे विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं हम, प्रत्यास्था गुणांक बोलते हैं। और अगर यही अनुदैर्ध्य हो जाए, मतलब यहाँ पे जैसे मान लो ये है आपका ऑब्जेक्ट और इस पर ये फोर्स लग रहा है, टेंसाइल कैसा लगा रहा है, लंबाई की दिशा में टेंसाइल लग रहा है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति को क्या बोलते हैं हम, यंग मॉडुलस गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, यंग मॉडुलस गुणांक बोलते हैं। फिर आता है सरल आवर्त गति, सिंपल पेंडुलम। जैसे मान लो एक आपका रिजिड सरफेस है और इससे आपने क्या कर दिया, एक बॉल को लटका दिया। इसे क्या बोलते हैं, बॉब। इसे क्या बोलते हैं, बॉब। इस बॉल को जब आप एक तरफ मोशन करा के छोड़ देंगे तो फिर ये दूसरी तरफ मोशन करने लगेगा और ऐसे फिर मोशन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो इसके जो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, टी इक्वल टू 2π√L/g। और यल क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ होता है। इस पॉइंट से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं हम, एल, इफेक्टिव लेंथ। इसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ। और जी आपको पता है ये ग्रेविटी होता है। तो टी इक्वल टू 2π√L/g।
नेक्स्ट आ जाता है चुंबक। चुंबक में देखो, चुंबक में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। चुंबक में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको सीधे टू द पॉइंट में बता दे रहा हूँ। चुंबक का जो मटेरियल होता है वो क्या होता है, किसको पता है चुंबक का मटेरियल? एक सेकंड बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा। चुंबक में देखो, एक होता है चुंबक, ठीक है, इसके दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। तो यहाँ से नॉर्थ और साउथ से क्या चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। तो इन बल रेखाओं को जो हम मिला देते हैं ना, इसे हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। जो इसमें सेम पोल होते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। क्या करते हैं? रिपल करते हैं, या फिर एक दूसरे को अपोज करते हैं। जैसे मान लो अगर ये एक चुंबक है, एक मैग्नेट है, और दूसरा मैग्नेट आप इसके पास ले आओ, तो अगर इसका नॉर्थ और नॉर्थ पोल आप पास मिलाओगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब दूर भगाएंगे। और अगर जब आप अपोजिट पोल्स को लेके आते हो, अपोजिट पोल्स को लेके आते हो, जैसे मान लो नॉर्थ है और साउथ है, इसमें आप नॉर्थ की तरफ क्या लेके आ गए, साउथ लोगे, तो एक दूसरे को तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। चुंबक में ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं है, इसके लिए अलग से अगर कोई लेक्चर चाहिए होगा तो मैं आपको बाद में बना दूंगा। आइए आते हैं परमाणु भौतिकी पर। परमाणु भौतिकी के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको? परमाणु भौतिकी के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं तीन रेज के बारे में, अल्फा बीटा और गामा रेज। अल्फा बीटा और गामा रेज। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर या फिर भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा रेज की होती है। किसकी होती है सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा रेज की होती है। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है? गामा रेज की होती है। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? सबसे कम होती है। वेवलेंथ मतलब लैम्डा, ये सबसे क्या होती है? कम होती है। इसीलिए इसकी भेदन क्षमता क्या होती है? मैंने आपको बताया था, सॉरी, सबसे कम होती है। जैसे मान लो ये आपका ये कर्व है, तो दो स्ट्रिंग या दो गर्त के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम किसकी होती है? गामा की होती है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी कम होती है? गामा की होती है। तो इसीलिए इसकी भेदन क्षमता क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। परमाणु भौतिकी के अंदर अब आपको पढ़ना है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से क्वेश्चन आता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है। जैसे मान लो यूरेनियम का एक आपके पास क्या है, U-235, इस पर आप किसकी बमबारी कराओगे? न्यूट्रॉन की। इस पर आप 0N1 न्यूट्रॉन डाल रहे हो, तो जब ये डालते हो तो ये दो एटम्स में डिवाइड हो जाता है। किसमें? बेरिलियम और लिथियम में। बेरिलियम और लिथियम में दो एटम्स में बढ़ जाता है, और इसमें ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? ऊर्जा। और उसके साथ में क्या निकलती है? तीन और न्यूट्रॉन निकलते हैं। तीन और क्या निकलते हैं? न्यूट्रॉन। तो देखो, जब किसी एटम पे न्यूट्रॉनों की बमबारी करा के और उसे दो अन्य पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाए और ढेर सारी ऊर्जा निकले, तो उसे क्या बोलते हैं? नाभिकीय विखंडन। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिशन। इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिशन। इसे क्या बोलते हैं? फिशन। ये देखो फिशन है। फिशन में क्या होता है? फिशन में होता है कि एक एटम पे आपको न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाएगी। किसकी? न्यूट्रॉन की। जब न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाएगी तो ये क्या करेगा? इसको दो अन्य पार्टिकल में तोड़ देगा और साथ में ढेर सारी ऊर्जा निकलेगी और तीन न्यूट्रॉन और निकलेंगे। ठीक है। और फ्यूजन में क्या होता है? फ्यूजन में क्या होता है कि दो एटम्स आपस में मिल जाएंगे। दो एटम्स आपस में मिल जाएंगे। रुकिए मैं आपको और अच्छे चित्र से दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्या है? आपका यूरेनियम है। यूरेनियम पे आप न्यूट्रॉन की क्या कर रहे हो? बमबारी करा रहे हो। ठीक है। ये यूरेनियम को दो भागों में बांट दे रहा है, एक क्रिप्टॉन में और एक बेरिलियम में। क्रिप्टॉन और बेरिलियम, और इसके साथ में तीन न्यूट्रॉन और निकल रहे हैं, साथ में ऊर्जा निकल रही है। और फ्यूजन में क्या होगा? देखो, ड्यूटोरियम है, ये क्या होगा? 1s2 और 1s3। इन दोनों को मिला के फिर क्या कर रहा है? एक हीलियम का निर्माण कर रहा है, और साथ में न्यूट्रॉन भी निकल रहे हैं और ढेर सारी हीलियम भी निकल रहे हैं और ढेर सारी ऊर्जा निकल रही है। तो मतलब दो नाभिक आपस में मिलकर एक नाभिक बन जाए, या फिर दो नाभिक मिलकर आपस में एक नाभिक बन जाए, तो ढेर सारी ऊर्जा और न्यूट्रॉन निकले, उसे क्या बोले? न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब संलयन, आपस में मिल जा रहे हैं। और विखंडन मतलब
जैसे मान लो एक बड़ा सा यूरेनियम है, इस पे न्यूट्रॉन की बमबारी की, तो ये अलग अलग देखो 2 बेरिलियम और क्रिप्टॉन में बदल गया, साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकले और ढेर सारी ऊर्जा निकली। तो एक और देखो एग्जाम्पल आपका, एक और चित्र में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको किसका एग्जाम्पल है? ये फ्यूजन का, मतलब संलयन का। अभी जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ संलयन का। ये देखो 1s2 जिसे हम ड्यूटेरियम बोलते हैं और ट्राइटियम 1s3, ये दोनों मिलके आपस में क्या हो रहा है? फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है और क्या बन रहा है आपके पास? अल्फा पार्टिकल बन रहा है जिसे हम हीलियम बोल रहे हैं और न्यूट्रॉन। मतलब जब आपस में मिलकर एक एटम बन जाएंगे और ढेर सारी ऊर्जा और न्यूट्रॉन निकलेगी, उसे क्या बोलेंगे? संलयन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सूर्य में क्या होता है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। देखो और चित्र के माध्यम से और समझाया हुआ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको और बता दे रहा हूँ। तो देखो विखंडन, विखंडन मतलब नाभिकीय विखंडन, आप समझ जाइएगा। तो विखंडन 2 प्रकार से होता है। एक क्या होता है? नियंत्रित, और एक होता है अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड। तो जो नियंत्रित होता है ये कहाँ पे होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में आजकल यूज हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिससे हम बिजली पैदा करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर मतलब आप इसमें जो विखंडन करेंगे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर से क्या बन रहा है? आजकल बिजली पैदा की जा रही है। जो सारे यूरोपियाई देश हैं वहाँ पर ज़्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, तो इससे क्या करते हैं? बिजली पैदा करते हैं। मतलब यूज़फुल कार्य के लिए यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, यहाँ से बिजली पैदा करते हैं। तो इसमें जो जैसे मान लो अब आपने यूरेनियम पे बमबारी की, यूरेनियम पे बमबारी की, ये अन्य 2 एटम्स में टूट गया और टूटने के साथ 3 न्यूट्रॉन और निकल गए, 3 न्यूट्रॉन और निकल गए। तो फिर जाके ये अन्य यूरेनियम पार्टिकल पे फिर बमबारी करेंगे, लेकिन इसको कंट्रोल्ड वे में कराना है। कैसे कराना है? कंट्रोल्ड वे में। तो इसके लिए क्या करते हैं? मंदक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मंदक का प्रयोग करते हैं। तो मंदक में क्वेश्चन पूछता है कि जो मंदक है, ये मंदक में क्या क्या यूज करते हैं? तो एक तो होता है भारी जल और एक होता है बोरान की छड़ें। भारी जल और बोरान की छड़ें किसके लिए यूज की जाती हैं? तो मंदक के लिए की जाती हैं। भारी जल और बोरान की छड़ें, बोरान की छड़ें। तो देखो नियंत्रित न्यूक्लियर रिएक्टर और अनियंत्रित परमाणु बम, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे हुआ था, परमाणु बम। तो ये विखंडन में होता है। और जो संलयन में होता है वो सूर्य में होता है, वो अनियंत्रित है। संलयन क्या है? अनियंत्रित है, सूर्य में होता है। इसमें दो न्यूक्लियस मिलकर एक हो जाते हैं और ढेर सारी ऊर्जा निकलती है। तो नाभिकीय विखंडन और संलयन समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पर एक बार फिर से आपको विखंडन का ये इक्वेशन लिखा हुआ है। 92 यूरेनियम 235 पे न्यूट्रॉन की बमबारी हो रही है, तो ये बेरिलियम और क्रिप्टॉन में बदल रहा है, 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं और ढेर सारी ऊर्जा निकल रही है। विखंडन मैंने आपको, संलयन आपको समझा दिया है। संलयन में जैसे आपको ऊपर चित्र से दिखाया हुआ है कि 1s2 प्लस 1s3 मिलकर क्या बना रहे हैं? एक फिर हीलियम न्यूक्लियस का निर्माण कर रहे हैं और ढेर सारी ऊर्जा निकल रही है और न्यूट्रॉन निकल रही है। ऊर्जा निकल रही है और न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये आपका पूरा परमाणु भौतिकी कवर हो गया। अब इसके बाद जो आते हैं आपके, क्या आते हैं? महत्वपूर्ण मात्रक एवं आविष्कार। महत्वपूर्ण मात्रक एवं आविष्कार, मापक यंत्र एवं आविष्कार। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ आपको वही बताए जाएंगे, बाकी आपको नहीं बताए जाएंगे। तो पहले हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के उपकरण, मापक यंत्र। जैसे आपसे एग्जाम में पूछ ले, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर किस लिए यूज होता है? एक्यूमुलेटर, तो एक्यूमुलेटर का प्रयोग होता है, यह विद्युत ऊर्जा के संग्रह के लिए यूज होता है। विद्युत ऊर्जा के संग्रह के लिए, विद्युत ऊर्जा के संग्रह के लिए, विद्युत ऊर्जा संग्रह। फिर आता है आपका अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किस लिए यूज करते हैं हम? तो ऊंचाई मापने के लिए। किसका? विमान का ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर। अल्टीमीटर विमान की ऊंचाई मापने के लिए। देखिए ये टॉपिक जो है मापक यंत्र एवं आविष्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई थिंक लेक्चर लंबा होने की वजह से आप लोग बोर होने लगे हैं।
तो इसको मैं अलग से एक लेक्चर लेके आऊँगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए मैं अलग से लेक्चर लेके आऊँगा और नेक्स्ट लेक्चर में आपको सारे मापक यंत्र एवं आविष्कार मिल जाएंगे। थैंक यू।